हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। बेटा, इस लेक्चर में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर बहुत ही बेसिक है, ठीक है, बहुत ही इजी है, लेकिन वही जैसा कि मैंने कहा ये आपका बेस डेवलप करेगी। ठीक है, एनसीईआरटी 11th का सबसे पहला चैप्टर है। छोटा सा ही चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको मिलेगा जब आप ये चैप्टर पढ़ने बैठोगे एनसीईआरटी से, तो वो कि व्हाट इज लिविंग, ये लिविंग क्या है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, कोई भी ऐसा थिंग जिसमें आपको ये 5 प्रॉपर्टी दिख जाए उसे आप लिविंग बोलोगे। तो 5 प्रॉपर्टी क्या क्या है? पहला है ग्रोथ, दूसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा है मेटाबॉलिज्म, चौथा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और पांचवा है कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझो, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग फीचर है, यानी कि सिर्फ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को ही क्राइटेरिया मानकर आप एकदम श्योर नहीं बता सकते कि एक थिंग लिविंग है। लेकिन अगर किसी भी चीज में आपको मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्शियसनेस दिख जाए, यानी कि 100% वो थिंग लिविंग है। तो मैं कह सकता हूं कि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये जो 3 चीजें हैं ये डिफाइनिंग फीचर है या डिफाइनिंग कैरेक्टर है या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग का। लेकिन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग फीचर है। क्यों? क्योंकि कुछ नॉन लिविंग ऐसे होते हैं जो ग्रोथ कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप कहोगे ग्रोथ को क्राइटेरिया मानकर, अगर आप ये देखोगे कि एक चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग भी ग्रो करता है। कैसे करता है आगे समझाऊंगा। रिप्रोडक्शन में आपको पता चलेगा कि कुछ कुछ लिविंग ऐसे होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं करते, बट स्टिल हम उसे लिविंग मानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ग्रोथ, रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग फीचर, लेकिन ये 3 डिफाइनिंग फीचर है। अब हम एक एक करके हर एक फीचर को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले आता है ग्रोथ। ग्रोथ, ऑल लिविंग ग्रो, जितने भी लिविंग है वो सब ग्रो करेंगे। ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होता है। अगर ये 2 कैरेक्टरिस्टिक आपको किसी चीज में दिख जाए, यानी कि वो चीज ग्रो कर रही है। ग्रो का मतलब क्या? एक तो होता है इंक्रीज इन नंबर, किसी भी चीज का नंबर बढ़ना। दूसरा होता है इंक्रीज इन मास, किसी भी चीज का मास बढ़ना, उसे हम कहते हैं ग्रोथ। ठीक है, नॉन लिविंग भी ग्रो करती है, और नॉन लिविंग जो ग्रोथ करती है उसे हम कहते हैं एक्सट्रेंसिक ग्रोथ। लिविंग भी ग्रोथ करती है, लेकिन लिविंग जो ग्रोथ करती है उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और इंट्रिंसिक ग्रोथ के बीच का अंतर समझिए। जैसे मान लीजिए ये एक पहाड़ है, माउंटेन है। माउंटेन, माउंटेन लिविंग है या नॉन लिविंग? तो आप बोलोगे सर माउंटेन तो नॉन लिविंग है। ठीक है, अब कुछ समय बाद, चलो मान लो 500 साल बाद, 500 ईयर्स लेटर, ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ अपने साइज में बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पहाड़ पे बाहर से आकर धूल मिट्टी जमेगी। ठीक है, इस छोटे से पहाड़ पे धूल मिट्टी, डस्ट पार्टिकल्स आकर सेटल होंगी, और धीरे धीरे ये पहाड़ जो है, ये जो पहाड़ है ये बड़ा हो जाएगा, मास में बड़ा हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहाड़ में हमें क्या देखने को मिला? ग्रोथ देखने को मिला। क्योंकि ग्रोथ का मतलब क्या है? मास का बढ़ना या नंबर का बढ़ना। कोई भी एक चीज दिख जाए या दोनों ही दिख जाए तो वो चीज ग्रो कर रही है। तो यहाँ पर आपको इंक्रीज इन मास देखने को मिला माउंटेन में, यानी कि माउंटेन ने भी ग्रोथ किया। तो क्या माउंटेन को मैं लिविंग बोल दूं? नहीं, माउंटेन अभी भी नॉन लिविंग है। लेकिन ये जो ग्रोथ किया ना माउंटेन ने, इस ग्रोथ को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, बाहरी ग्रोथ। बाहर से धूल मिट्टी आकर जमा, तब जाके ये माउंटेन का साइज बड़ा हो गया। लेकिन जब मैं बात करता हूं लिविंग की, ठीक है, यानी कि एक बेबी है, और ये बेबी 18 साल बाद अडल्ट बन गया, तो ग्रोथ तो इस बेबी ने भी की, पर इस बेबी ने अंदर से ग्रो किया। अंदर से बेबी का हड्डी बढ़ा, हड्डियों का साइज बढ़ा, बेबी के जो सेल्स है वो बढ़े, और बेबी धीरे धीरे अडल्ट हो गया। हमारे अंदर ग्रोथ अंदर से होती है, ऐसा थोड़ी हमारे हमारे ऊपर बाहर से धूल मिट्टी आकर जमेगी और हमारी ग्रोथ हो जाएगी। वो तो होता है माउंटेन या बड़े बड़े चट्टानों के केस में। लेकिन जो लिविंग बींग्स होती है ना, वो ग्रोथ अंदर से करती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ हम इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन क्या होता है सुनो। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शोज रिप्रोडक्शन। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन कभी नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि किताब के अंदर 100 का नोट रख दिया, अगले दिन ये 100 का नोट 200 हो गया, आपको 200 के नोट मिल गए, ऐसा नहीं होता। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नेवर शोज रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब जितने भी लिविंग्स हैं वो भी रिप्रोडक्शन नहीं करते। यानी कि आप रिप्रोडक्शन को क्राइटेरिया मानकर बता नहीं सकते कि 100% वो चीज लिविंग है, क्योंकि कुछ कुछ लिविंग है वो भी रिप्रोडक्शन नहीं करते। तो क्या मैं उस लिविंग को नॉन लिविंग बोल दूं?
बात समझ में आ रहा है ना? देखो, देयर आर सम लिविंग्स दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे कि म्यूल हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गया, वर्कर बीज हो गए, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं बेटा जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। यानी कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते तो क्या मैं इन्हें नॉन लिविंग बोल दूंगा? नहीं, ये फिर भी लिविंग है। लिविंग होने के बावजूद भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, इसीलिए रिप्रोडक्शन को हम एक डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलते हैं लिविंग का। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर मैं एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, यानी कि मैं हायर प्लांट या हायर एनिमल की बात करूं, जो हायर प्लांट और हायर एनिमल होते हैं वो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग इवेंट है। एक हायर प्लांट या एक हायर एनिमल, तुम अपनी ही एग्जांपल ले लो, ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर जब हम कहते हैं ग्रोथ हुआ है, तो हम कहते हैं ह्यूमन का लेंथ बढ़ा, साइज बढ़ा, मास बढ़ा। और ह्यूमन के अंदर जब रिप्रोडक्शन होता है तो हम कहते हैं ह्यूमन का नंबर बढ़ा। ठीक है भाई, एक फैमिली थी, उसमें मम्मी पापा थे, कुछ समय बाद मम्मी पापा बेटा बेटी भी हो गए, 4 जन का फैमिली हो गया। ठीक है, तो ह्यूमन के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग चीजें हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग अलग इवेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि अमीबा की, ठीक है, तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सिनोनिमस है। सिनोनिमस मतलब सेम। जैसे एक अमीबा है, अमीबा को आप उसका एक फेवरेबल कंडीशन दे दो, अमीबा को जो जो न्यूट्रिशन की जरूरत है वो न्यूट्रिशन आप अमीबा को दो, कुछ देर के बाद देखोगे अमीबा जो है वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर बढ़ा लेगा, 1 से 2 हो जाएगा, फिर 2 से 8 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, फिर 4 से 8 हो जाएगा। यानी कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और अमीबा के अंदर ग्रोथ का मतलब ही होता है रिप्रोडक्शन, या रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है ग्रोथ। अमीबा ने ग्रो किया यानी कि अमीबा ने अपना नंबर बढ़ा लिया, और अमीबा ने अपना नंबर बढ़ा लिया यानी कि अमीबा ने रिप्रोडक्शन भी कर लिया। तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जरूरी नहीं अमीबा ही हो, कोई बैक्टीरिया हो, ठीक है, कोई एल्गी हो, अगर वो क्या कर रहा है बताओ, अगर वो अपना नंबर बढ़ा रहा है यानी कि वो रिप्रोडक्शन कर रहा है। या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर रहा है यानी कि वो ग्रोथ भी कर रहा है। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो सेम सेम चीजें होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। लेकिन जब मैं बात करता हूँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हायर प्लांट हो गए, हायर एनिमल हो गए, इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग इवेंट है। ठीक है, आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ कर लिया तो रिप्रोडक्शन हो गया। नहीं, बेबी से अडल्ट हो गया तो इसका मतलब थोड़ी रिप्रोडक्शन हो गया। रिप्रोडक्शन तो तब होगा जब आप अपना प्रोजेनी प्रोड्यूस करोगे, ऑफ स्प्रिंग आएगा, प्रोजेनी आएगा, आपके बच्चे आएंगे, तब आप कहते हो रिप्रोडक्शन हुआ। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट के अंदर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, तीसरा जो पॉइंट है एनसीईआरटी ने लिखा है, फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस एल्गी मतलब फिलामेंट लाइक, थ्रेड लाइक, लंबे लंबे थ्रेड लाइक होते हैं, फिलामेंटस एल्गी होते हैं, या फिर प्रोटोनिमा ऑफ मॉस। ये जब मैं आपको प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगा, वहाँ पे जब मैं आपको ब्रायोफाइट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको मॉस के बारे में पढ़ाऊंगा। तो प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, फिलामेंटस एल्गी एंड फंजाई। फंजाई जो होते हैं जनरली फिलामेंटस होते हैं। इन सब के अंदर फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन होता है, मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, मान लो ये एक एल्गी है, ठीक है, एल्गी है, फिलामेंटस एल्गी है। मान लो यहां से ये टूट गया, यहां से ये टूट गया, ये एक टुकड़ा और ये एक टुकड़ा, यहां से क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया। अब एक एल्गी से एक, और ये 2 एल्गी हो गया, पहले एक ही एल्गी था, ठीक है, अब 1 से 2 हो गए, वापस से ये दोनों फिर साइज में बड़े बड़े हो जाएंगे, वापस से साइज में बड़े बड़े हो जाएंगे। ये भी जो है ये भी साइज में क्या हो जाएगा, ये भी साइज में बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन से क्या हो रहा है, एक फिलामेंटस एल्गी से 2 फिलामेंटस एल्गी बन जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्या, फ्रेगमेंटेशन होना। चलिए आगे देखिए, प्लेनेरिया के अंदर आपको ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलेगा। प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ट्रू रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो, देखो थोड़ा मिटाने दो। ट्रू रीजनरेशन का मतलब होता है, ये आप पढ़ोगे एनिमल किंगडम में, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बता रहा हूँ। लेट्स से एक लिजर्ड को देखा है, छिपकली को, घर में जब छिपकली आती है तो आपने देखा होगा छिपकली की पूंछ जो है टूट जाती है, और कुछ देर बाद जहां से पूंछ टूटी थी छिपकली की, उस छिपकली के पास एक और पूंछ उगाता है। देखा है ना, छिपकली का पूंछ तोड़ना, देखना कुछ दिन बाद छिपकली नया पूंछ उगा लेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन। बॉडी के एक पार्ट को रीजनरेट कर लिया। लेकिन ट्रू रीजनरेशन क्या होता है, एक पार्ट से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही बन गया। जैसे ये मान लो ये प्लेनेरिया,
ये प्लेनेरिया, ठीक है। आप इस प्लेनेरिया के टुकड़े करो, एक टुकड़े करो, दो टुकड़े करो। अब हर एक टुकड़ा एक नया प्लेनेरिया बना लेगा। हर एक टुकड़े से एक नया प्लेनेरिया बन गया, हर एक टुकड़े से एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, एक नया प्लेनेरिया बन गया। इसे हम कहते हैं ट्रू रीजनरेशन। लेकिन लिजार्ड के अंदर आपने देखा है, मान लो ये लिजर्ड है, ये इसकी पूंछ है, ठीक है, यहां से ये पूंछ टूट गई, तो वापस से क्या होता है, वापस से कुछ समय बाद ये पूंछ वापस से उगाती है, राइट। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जब ये पूंछ टूटी, मान लो ये पूंछ यहां से टूट गई, ठीक है, यहाँ से ये पूंछ टूट गई, ये पूंछ टूट गई, तो इस पूंछ से नया पूरा का पूरा नया लिजर्ड कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। एक पूंछ से पूरा लिजर्ड कभी नहीं बनेगा। लेकिन प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन है, एक टुकड़े से, इस टुकड़े से पूरा एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा, इस टुकड़े से एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा, इस टुकड़े से एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन सेल या बॉडी। एक सेल या बॉडी के अंदर, ठीक है, जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उन सब का सम टोटल, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। बस एक केमिकल रिएक्शन आपके सेल या बॉडी में हो रहा है तो आप उसे मेटाबॉलिज्म नहीं कहोगे, आप उसे सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन कहोगे। लेकिन जितने भी केमिकल रिएक्शन है उन सबको कलेक्टिवली, उन सबको एक साथ आप कहोगे मेटाबॉलिज्म, सम टोटल। इस पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म सारे लिविंग्स में होता है, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग्स, यानी कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म इन विट्रो भी हो सकता है, इन विट्रो मतलब लैब के अंदर। ऐसे जनरली मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, सेल के अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर। लेकिन आप मेटाबॉलिज्म को लैब के अंदर भी परफॉर्म करा सकते हो, एक टेस्ट ट्यूब में। आप एक टेस्ट ट्यूब लो, ये आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर आप जितने जितने मटेरियल्स रिक्वायर्ड है एक मेटाबॉलिक रिएक्शन को चलाने के लिए, उन सारे मटेरियल्स को इन टेस्ट ट्यूब में डाल दो। कुछ देर बाद आप देखोगे कि यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो गया। अब देखो, सेल या बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चलता है, यानी कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलते हैं, तो हम सेल को या बॉडी को लिविंग कहते हैं कि नहीं कहते, कहते हैं ना। क्योंकि सेल या बॉडी में क्या चल रहा है, सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शन उन सबका सम टोटल। लेकिन इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप ध्यान से देखो, बस एक मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है, मेटाबॉलिज्म नहीं चल रहा। मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शन में पहले अंतर समझो। मेटाबॉलिक रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन मतलब एक मेटाबॉलिक या एक केमिकल रिएक्शन, और मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन या सारे केमिकल रिएक्शन का सम, ठीक है। तो अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन चल रहा है, तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन तो लिविंग रिएक्शन है, क्योंकि लिविंग के अंदर भी होता है। लेकिन ये जो टेस्ट ट्यूब है, आप इसे लिविंग या नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते कंप्लीटली। ये टेस्ट ट्यूब ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है, बीच का है, ठीक है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर टेस्ट ट्यूब के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है तो टेस्ट ट्यूब को लिविंग बोल देते हैं। नहीं, ना ही टेस्ट ट्यूब पूरी तरीके से लिविंग है, ना ही पूरी तरीके से नॉन लिविंग है। आप ऐसा कह सकते हो कि अच्छा ठीक है, ये जो टेस्ट ट्यूब है, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर चलने वाला मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग रिएक्शन है। लेकिन ये जो टेस्ट ट्यूब है ये अभी भी नॉन लिविंग ही है, ये अभी भी नॉन लिविंग ही है। लेकिन इसके अंदर चलने वाला केमिकल रिएक्शन एक लिविंग रिएक्शन है। और सम टोटल ऑफ ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शन, सम टोटल ऑफ ऑल द लिविंग रिएक्शन, इसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म चलता है वो लिविंग होता है, जो कि है सेल या बॉडी, ठीक है। ऑलराइट, मेटाबॉलिज्म क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। तो समझ में आ रहा है ना। चलिए, अब मेटाबॉलिज्म चलता किसमें, बोलो, मेटाबॉलिज्म चलता है सेल के अंदर। सेलुलर, यानी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है, तो यानी कि उस ऑर्गेनिज्म के पास सेल होगा, या फिर यानी कि वो ऑर्गेनिज्म सेल का बना होगा। तो किसी भी लिविंग में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग फीचर है। किसी भी चीज को अगर आप लिविंग बोल रहे हो, यानी कि उसमें वो बना किसका है, सेल का ही बना है। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कौन बनाता है, सेल। और एक ऑर्गेनिज्म के सारे फंक्शंस किसके अंदर होते हैं, सेल के अंदर। तो सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल के अंदर जो फंक्शन हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कॉन्शियसनेस क्या होता है, देखो, कॉन्शियसनेस जो है सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है, फीचर है लिविंग का। अभी तक हमने ग्रोथ पढ़ लिया,
हमने रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया, हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया। अब हम बात करें कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस क्या होता है? एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड अगेंस्ट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। आपके इन्वायरमेंट में आसपास से बहुत सारे आपको सिग्नल मिलते हैं, आपके इन्वायरमेंट में बाहर से आपको बहुत सारे सिग्नल मिलते हैं, ठीक है, उन सिग्नल को हम कहते हैं स्टिमुलाई। तो एक लिविंग बीइंग जो होता है वो उन सिग्नल को सेंस कर लेता है और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड भी करता है। एक भीड़ है, भीड़ में आप चल रहे हो, अचानक से किसी ने आपका नाम लिया तो आप ऐसे एकदम चौंक जाओगे, एकदम सतर्क हो जाओगे कि यार कौन मेरा नाम लिया। फिर आप उस जहां से जिस डायरेक्शन से आपके कानों में साउंड आई है उस डायरेक्शन की तरफ आप घूम कर देखोगे, यानी कि आप उस सिग्नल के प्रति रिस्पॉन्ड करोगे। ऐसा आप क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आप एक लिविंग हो। आप अपने सामने पानी का बॉटल रख दो और बार बार पानी का बॉटल, पानी का बॉटल, पानी का बॉटल बोलो, पानी का बॉटल आपके पास चलकर नहीं आएगा राइट? क्योंकि पानी का बॉटल के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वही एक कुत्ता है, रास्ते में एक कुत्ता चल रहा है और आप उस कुत्ते को डेली रोटी देते हो, एक दिन आप बुलाओगे ऐसे टॉमी टॉमी, वो कुत्ता भागते हुए आपके पास आएगा, राइट? क्योंकि वो लिविंग है, उस कुत्ते के अंदर कॉन्शियसनेस है, ठीक है। तो एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड अगेंस्ट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। अब ये स्टिमुलाई फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। सिग्नल कैसे भी हो सकते हैं, फिजिकल सिग्नल हो गया, केमिकल सिग्नल हो गया, बायोलॉजिकल सिग्नल हो गया। कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग फीचर है, हर लिविंग में आपको ये देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑब्वियस, यानी कि हर लिविंग में आपको देखने को मिलेगा मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फीचर है ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, ठीक है। सबसे कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड फीचर कोई आपसे पूछ ले लिविंग के अंदर कौन सा है, तो वो है कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। फोटो पीरियड यानी कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स या कुछ एनिमल्स वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। वो तभी ब्रीड करेंगे जब उनके ऊपर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक लाइट गिराई जाए, ठीक है। फोटो पीरियोडिज्म जो हो गया, आप आगे जाकर पढ़ोगे सीजनल ब्रीडर में, आप आगे जाके वर्नलाइजेशन में आपको पढ़ाऊंगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टाइम पे, ठीक है। वहां पे आपको इस चीज समझ में आएगा। तो फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन, या फिर मैं आपको वही पढ़ाऊंगा, क्या कहते हैं उसको, फोटो पीरियोडिज्म पढ़ाऊंगा वहां पे। अभी खैर छोड़ो, उतना डिटेल में नहीं जाता, अभी बस आपको बेसिक इतना मैं समझा रहा हूँ कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट अफेक्ट करती है रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर। यानी कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट, लाइट क्या है, एक फिजिकल फैक्टर है, यानी कि एक तरह का फिजिकल स्टिमुलाई है, फिजिकल स्टिमुलाई है, राइट। तो इस लाइट के अगेंस्ट बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सेंस करते और रिस्पॉन्ड करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस लाइट के ड्यूरेशन को सेंस करते और अकॉर्डिंगली ब्रीड करते हैं। बहुत सारे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, ठीक। तो ये कॉन्शियसनेस के बारे में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। एक चीज और बताने जा रहा हूं, ह्यूमंस के अंदर हमें सेल्फ कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है। ह्यूमन ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है इस पूरे संसार में जिसके अंदर आपको कॉन्शियसनेस के साथ साथ सेल्फ कॉन्शियसनेस भी देखने को मिलेगी। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, जैसे हम ही एक ऑर्गेनिज्म है जो जंगलों से बंगलों में आ गए। सोचो, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस था, ह्यूमंस के अंदर हमेशा से एक वो रहा है, एक अंदर से खुजली रहा है चीज़ों को जानने का, चीज़ों को क्लासिफाई करने का, चीज़ों को समझने का, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, राइट। आईने में देख के खुद से बातें करते रहते हैं, यार तू कितना हैंडसम है, यार तू कितना सुंदर है, ये वो वगैरह वगैरह, लड़कियां लोग खासकर ज़्यादा करती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। एक दिन आपके मुंह पे एक पिंपल उगाया तो आप सेल्फ कॉन्शियस हो जाओगे, यार ये मेरा शक्ल थोड़ा खराब हो गया, कहते हैं ना लोग, कितना सेल्फ कॉन्शियस क्यों हो रहा है, एक पिंपल ही तो है, राइट। लेकिन कुत्ता का मुंह कितना भी खराब हो जाए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो मस्त है, उसको बस खाने के लिए रोटी मिल जाए, ठीक है। तो ह्यूमन के अंदर एक सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर, बिकॉज ह्यूमंस हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, ह्यूमंस के पास बहुत ही तगड़ा वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है, इसलिए ह्यूमंस के अंदर आपको सेल्फ कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है। कोई पूछ ले कि क्यों है ह्यूमन के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर ही अभी तक का सबसे डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है। अब एक एक्सेप्शन आपको मैं पढ़ा दूं, पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो हॉस्पिटल में है और जो ब्रेन डेड कोमा में है, जो ब्रेन डेड हो गए, वो लिविंग है बट नॉट सेल्फ कॉन्शियस। एक आदमी जो कोमा में है, आप उसे डेड बोल सकते हो क्या? ब्रेन डेड कोमा में, वो डेड नहीं, वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो जो आदमी जो कोमा में है उसके अंदर अभी भी, उसके सेल्स में अभी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, वो अभी भी सांस तो ले रहा है, भले ही एक जगह पड़ा हुआ है बिस्तर पे, बेड पे, हिल डुल नहीं कर पा रहा, कोई फिजिकल आपको मूवमेंट नहीं दिख रही, एक पलंग पे पड़ा हुआ है हॉस्पिटल के एक बेड पे, लेकिन उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, तो वो लिविंग है, लेकिन वो सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है क्योंकि वो ब्रेन डेड है।
हाँ, अगर एक बंदा अगर कोमा में है, उसके मुंह पे पिंपल उगा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसको आप एक चपेटा भी मार दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोमा में। तो ह्यूमन के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। मतलब ह्यूमन के अंदर है, वो ब्रेन डेड कोमा वाला जो पेशेंट है, ब्रेन डेड कोमा वाला पेशेंट, उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। तो ये एक एक्सेप्शन आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल हायरार्की क्या होता है? बायोलॉजिकल हायरार्की, इसको समझिए। हायरार्की का मतलब होता है रैंक या लेवल। देखो, आपको पता है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर अभी आप आगे जाके पढ़ोगे। बायोमोलिक्यूल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट लिपिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये बायोमोलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनल्स बनाते हैं, जो आपके सेल के अंदर होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनल्स एक साथ फंक्शन करते हैं एक सेल के अंदर, तो ऑर्गेनल से फिर सेल बनता है। फिर बहुत सारे सेल आपस में इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, यूजुअली एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे सेल आपस में इंटरैक्ट करके, तो हम उसे कहते हैं टिश्यू। बहुत तरह के टिश्यू आपस में मिलकर इंटरैक्ट करते हैं और बनाते हैं एक ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में इंटरैक्ट करके बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में जब काम करते हैं तो बनता है एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो देखो, एक बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल मतलब बायो का मतलब क्या, लिविंग। तो लिविंग की एक हायरार्की है। बायोमोलिक्यूल से ऑर्गेनल बना, ऑर्गेनल से सेल बना, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बना। सबसे टॉप टॉप रैंक पे क्या है, कौन है, ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, चलिए, अब एक चीज यहां पर समझिए। एक सिंगल सेल के पास टिश्यू की प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर सिर्फ एक सेल है तो इसके पास टिश्यू की प्रॉपर्टी है क्या, नहीं। बट सेल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो टिश्यू की प्रॉपर्टी उभर कर आती है। इसे हम कहते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टी। एनसीईआरटी में आपको ये लाइन मिलेगी। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार ये इमर्जेंट प्रॉपर्टी क्या है। इमर्जेंट का मतलब होता है उभरना। अब समझो, इस चीज को समझो। देखो, एक सेल है, क्या इसके पास टिश्यू की प्रॉपर्टी है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर यहीं पे बहुत सारी सेल्स आपस में इंटरैक्ट करके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करे, बहुत सारी सेल आपस में इंटरैक्ट करके कॉमन फंक्शन परफॉर्म करे, तब हम इसे कहते हैं क्या, टिश्यू। तो बहुत सारी सेल्स जब आपस में इंटरैक्ट करती है तो टिश्यू की प्रॉपर्टी उभर कर आती है। टिश्यू की प्रॉपर्टी तब तक आएगी नहीं जब तक सेल आपस में मिलकर इंटरैक्ट ना कर ले। ठीक है, तो सेल्स में इंटरैक्शन हुआ तो नेक्स्ट हायर लेवल यानी कि टिश्यू की प्रॉपर्टी इमर्ज हो रही है। एक सेल था, अब बहुत सारे सेल इंटरैक्ट किए, तब जाके नेक्स्ट हायर लेवल टिश्यू बना। ठीक है, ऑलराइट। अब बहुत सारे टिश्यू आपस में इंटरैक्ट किए तो ऑर्गन की प्रॉपर्टी उभर कर आई। तो टिश्यू का जो हायर लेवल है ऑर्गन, वो इमर्ज हुआ। ठीक है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बना। कभी भी एक सेल के पास टिश्यू की प्रॉपर्टी नहीं होती। बहुत सारे सेल जब आपस में इंटरैक्ट करके एक कॉमन फंक्शन कराते हैं तब टिश्यू की प्रॉपर्टी उभर कर आती है। इसे हम कहते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टी बच्चों। ठीक, ये इतना कहानी मुझे बस आपको ये इमर्जेंट प्रॉपर्टी वर्ड समझाने के लिए ही लगा। ये एनसीईआरटी में बच्चे पढ़ के बहुत परेशान होते हैं, बट आपको जरूरत नहीं परेशान होने की। अब नोट है, देखो, लिविंग्स जो होते हैं ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, यानी कि अपना नेक्स्ट प्रोजनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैन प्रोड्यूस नेक्स्ट प्रोजनी। लिविंग्स जो होते हैं ये इवॉल्विंग होते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। इवॉल्व, एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है ना, बंदर देखो इवॉल्व करते करते इंसान बन गया। हमारा क्लोजेस्ट रिलेटिव कौन है, चिंपैंजी है। ठीक है, हमारा और चिंपैंजी का जो एंसेस्टर है वो सेम था, जिससे एक चिंपैंजी आया उसी से हम भी आए हैं। ठीक है, तो ह्यूमन में अंदर इवॉल्व, अब आगे जाके फिर हम लोग इवॉल्व करेंगे, पता नहीं किस चीज़ में, पता नहीं हमारा नेक्स्ट जो अपडेट होगा वो पता नहीं क्या होगा अपडेट समझते हो ना भाई, इवॉल्व। तो लिविंग इवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस दुनिया में एक सिंगल सेल आया था, उस सिंगल सेल से यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आया। ठीक है, तो यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, तो इवॉल्व हुआ ना। सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं लिविंग्स, यानी कि अपने एसेंशियल फंक्शंस को कर सकते हैं, कैन परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। जैसे कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे सांस लेना होगा, मेरे लिए कोई दूसरा आके सांस लेकर नहीं जाएगा। ठीक है, तो सेल्फ रेगुलेटिंग हूँ। अगर मुझे टॉयलेट करना है तो मैं ही बाथरूम में जाके टॉयलेट करूंगा, मेरी जगह कोई और जाके टॉयलेट नहीं करेगा। सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, समझ रहे हो ना। मुझे भूख लगा तो मैं ही खाऊंगा, ऐसा नहीं बाबू ने खाना खाया, बाबू ने खाना खाया तो मेरा भी पेट भर गया, ऐसा नहीं होता। हाँ, बाबू ने खाना खाया तो तुमको भी खाना खाना पड़ेगा ताकि तुम्हारा ही पेट भरे, तो इसलिए सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं। बायोलॉजी इज द स्टडी या स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी को हम कहते हैं स्टडी या स्टोरी। बायोलॉजी जो है वो इस धरती पे लाइफ की कहानी है, लाइफ मतलब जिंदगी की कहानी। ठीक है, बायोलॉजी इज द स्टडी या बोलो स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ।
और हर एक कहानी का एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है, एक फ्यूचर होता है। ये तो आपको पता होगा, बचपन में जब हमारी दादी माँ हमें कहानी सुनाती थी तो कहती थी एक राजा हुआ करता था, यानी कि पास्ट। आज उस राजा के पास बहुत सारा धन संपत्ति है, यानी कि प्रेजेंट। कल को राजा का राजकुमार आएगा और राज दरबार को आगे बढ़ाएगा, यानी कि फ्यूचर। हर एक कहानी का एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है, एक फ्यूचर होता है। बेटा आपका भी एक पास्ट है, एक प्रेजेंट है, एक फ्यूचर है। पास्ट में आप बच्चे थे, स्कूल में मस्ती करते थे। प्रेजेंट में आप नीट की तैयारी कर रहे हो। फ्यूचर में आप मेडिकल कॉलेज में होगे। राइट? तो हर लाइफ लाइफ ऑन अर्थ का एक पास्ट है, एक प्रेजेंट है, एक फ्यूचर है। जैसे कि इसको मैं एवोल्यूशन के फॉर्म में समझाऊं तो पास्ट में चले जाओ, आज से कई हजारों साल पहले। सोचो सबसे पहले क्या हम लोग थे? हाँ, सबसे पहले इस दुनिया में लाइफ के फॉर्म में एक सिंगल सेल आया होगा। केमिकल एवोल्यूशन हुआ था, बहुत सारी केमिकल्स आपस में रिएक्ट की थी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और फिर एक ऑर्गेनिक मैटर बना होगा, एक सेल बना होगा। फिर धीरे धीरे आज देखो, उस सेल से प्रेजेंट में देखो, एक सेल में एवोल्यूशन होता रहा, उससे एक ऑर्गेनिज्म बना, उस ऑर्गेनिज्म में भी एवोल्यूशन होता रहा, उससे और भी तरह तरह के स्पीशीज बने, और आज इस धरती पे देखो कितने सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में भी एवोल्यूशन होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग खत्म हो गए। अगर धरती टिकी रही, अगर ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया खत्म नहीं हुआ, तो आगे जाकर भी एवोल्यूशन होगा। आगे जाकर भी इस धरती पे, पता है, जैसे अभी के जिस तरह के ऑर्गेनिज्म है वैसे ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे। पहले डायनासोर्स हुआ करते थे, अब डायनासोर है क्या? वैसे फ्यूचर का पता नहीं, कोई और होगा, हम नहीं होंगे। हो भी सकता है, क्या पता, ह्यूमन स्पीशीज जो है वो खत्म ही हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई और स्पीशीज डोमिनेट कर रही हो इस धरती पे। राइट? तो फ्यूचर में कोई और होगा। लेकिन एक चीज जो कॉमन होगा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के ऑर्गेनिज्म के बीच में, वो है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है? जेनेटिक मटेरियल कॉमन होगा। डायनासोर के पास भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए था। जो पहला सेल आया होगा उसके अंदर भी डीएनए ही रहा होगा, तभी डायनासोर डीएनए। और आज जो प्रेजेंट में हम लोग जो ऑर्गेनिज्म है, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। मैं ह्यूमन जिससे इवॉल्व हुए हैं और चिंपैंजी जिससे इवॉल्व हुए हैं, दोनों हम दोनों क्या है, रिलेटिव ही एक तरह से। क्योंकि हम दोनों, ह्यूमन और चिंपैंजी, दोनों एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए, और उस कॉमन एंसेस्टर के पास भी जेनेटिक मटेरियल रहा होगा। तो जेनेटिक मटेरियल, यानी कि मैं बात करूँ डीएनए की, तो डीएनए तो पास्ट वाले ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट वाले ऑर्गेनिज्म और फ्यूचर वाले ऑर्गेनिज्म का भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होगा। लेकिन बट वैरिंग डिग्री इन टर्म्स ऑफ जीन्स, लेकिन जीन्स अलग अलग होंगे। राइट? अगर जीन भी 100% सेम हो जाए, तब मेरे और चिंपैंजी में तो अंतर क्या होगा? बताओ, चिंपैंजी का मोर्फोलॉजी और ह्यूमन का मोर्फोलॉजी तो अलग अलग है, क्योंकि कहीं ना कहीं जीन्स में वेरिएबिलिटी है। डीएनए मेरे अंदर भी है, डीएनए चिंपैंजी के अंदर भी है, लेकिन जो जीन्स, वो हम दोनों के अंदर सेम नहीं है। जेनेटिक मटेरियल हम दोनों के अंदर सेम है, लेकिन वैरिंग डिग्री ऑफ टर्म्स इन टर्म, वैरिंग डिग्रीज इन टर्म्स ऑफ जीन्स। ठीक? चलिए, तो देखो वही है कि पास्ट में प्रोकैरियोट्स आए, प्रोकैरियोट से अभी यूकैरियोट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट क्या, आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा। फिर आगे पता नहीं फ्यूचर में कोई और नया कुछ आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रोकैरियोट से यूकैरियोट इवॉल्व हुआ है, ऐसा कहा जाता है कि प्रोकैरियोट से ही यूकैरियोट इवॉल्व हुआ है। और अभी प्रेजेंट में आपको प्रोकैरियोट, यूकैरियोट दोनों देखने को मिल रहा है। फ्यूचर में पता नहीं कोई तीसरा आ जाए, वी नेवर नो। ठीक है? तो एक कॉन्सेप्ट बन रहा है ना आपके अंदर कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले। इस चैप्टर के अंदर हम जिंदगी के बारे में पढ़ने वाले बेटा, लाइफ के बारे में पढ़ने वाले। इस चैप्टर को अगर आपको अच्छे समझ में आ गया ये चैप्टर, तो आगे जाके बायोलॉजी पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है? चलिए, बायोलॉजिकल हायरार्की देखा। अब हम बात करते हैं बेटा अर्थ की, बायोडाइवर्सिटी की। ये हमारा प्यारा सा गोलू मोलू अर्थ है। अर्थ पे आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है सर? बोलो, नंबर एंड टाइप्स ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट ऑन अर्थ। इस धरती पे जितने भी तरह के या जितने भी टाइप के स्पीशीज है, उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब भांति भांति के लाइफ, टाइप्स ऑफ, नंबर ऑफ, अलग अलग तरह के, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग नंबर के, मतलब बहुत तरह के, बहुत नंबर के, बहुत टाइप्स के आपको स्पीशीज देखने को मिलेंगे। उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो टर्म था वो दिया था एडवर्ड विल्सन ने। एडवर्ड विल्सन ने बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमें समझाया था। सबसे पहला जेनेटिक, दूसरा स्पीशीज, तीसरा इकोलॉजिकल। इस चैप्टर में हम स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? नंबर एंड टाइप्स ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट ऑन अर्थ, ये किसके अंदर आता है? स्पीशीज डाइवर्सिटी के अंदर। ठीक? तो ये चीज याद रखिएगा, एडवर्ड विल्सन ने, ये आप इकोलॉजी जब पढ़ोगे ना आगे, तब आपको और डिटेल में समझ में आएगा। ठीक? कि एडवर्ड विल्सन नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 3 टाइप का बायोडाइवर्सिटी, साइंटिस्ट बोलो या बोलो इकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 3 तरह के बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमें बताया था, जेनेटिक, स्पीशीज, इकोलॉजिकल। इस चैप्टर में हम स्पीशीज डाइवर्सिटी के साथ डील करेंगे,
क्योंकि हम यहाँ पे नंबर एंड टाइप्स ऑफ स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे प्रेजेंट ऑन अर्थ। अब उनका नंबर कितना है, बोलो 1.7 टू 1.8 मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीशीज। टाइप से ये नंबर नहीं है, टोटल नंबर नहीं है, ये मत सोच लो कि टोटल 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म है, अरे बस इंसान ही बिलियन में है, 7 टू 8 बिलियन ह्यूमन है इस धरती पे। लेकिन मैं यहाँ पे स्पीसीज के टाइप्स की बात कर रहा हूँ। 1.7 टू 1.8 मिलियन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म या 1.7 टू 1.8 मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीशीज इस धरती पे प्रेजेंट है, जिसमें से मोस्टली 70% एनिमल्स है, 22% प्लांट्स है और 8% अदर्स है, जिसके अंदर आपका प्रोटिस्टा, फंजाई, बैक्टीरिया आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो अभी तक 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर्ड हो चुकी है, जो हम जानते हैं, नोन है, जिसके बारे में हमारे पास हमने डिस्क्राइब करके रखा है, जिसको हमने रिकॉर्ड करके रखा है, रिकॉर्डेड। ठीक है। एक साइंटिस्ट थे बेटा, रॉबर्ट मे। इन्होंने पता है क्या एस्टिमेशन लगाया था, इन्होंने एक एस्टिमेशन, एक अंदाजा लगाया है कि इस धरती पे जो नंबर ऑफ स्पीशीज मे बी प्रेजेंट ऑन अर्थ वो हो सकते हैं 7 मिलियन स्पीशीज। इस 7 मिलियन स्पीशीज एक एस्टिमेशन रॉबर्ट मे ने लगा दिया कि इतने 7 मिलियन स्पीशीज इस धरती पे है। भले उसमें से 1.7 टू 1.8 मिलियन जो है वो ढूंढे गए। क्या वीडियो बना रहे हैं? ढूंढे गए, ठीक है, मम्मी थी। हाँ, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज ढूंढे गए, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में है कितने, 7 मिलियन स्पीशीज। ठीक, अब देखो टोटल कितने अननोन स्पीशीज है, 7। मतलब टोटल अननोन नहीं, मतलब अननोन स्पीशीज से हमें नोन स्पीशीज ढूंढना है। हम क्या कर रहे हैं, देखो इस दुनिया में बहुत सारे स्पीशीज है जो कि अननोन है, उसमें से हमने किसी को ढूंढ लिया, उसे हम कह रहे हैं नोन स्पीशीज। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम अननोन से नोन स्पीशीज को ढूंढ क्यों रहे हैं, इंसान को इससे क्या लेना देना, बोलो फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन एज न्यूट्रिएंट इज लिमिटेड ऑन अर्थ। इस चीज को समझो, इंसान जो है ना बहुत ही लालची ऑर्गेनिज्म है, हम बहुत लालची है, मानो या ना मानो। देखो, हर दूसरे ऑर्गेनिज्म की हमने बैंड बजा दी। टाइगर्स इंडिया में इतने कम हो गए कि उनके लिए अब हमें नेशनल पार्क ढूंढ बनाना पड़ा। राइनोसोरस इतने कम हो गए, उनके लिए हमें नेशनल पार्क बनाना पड़ा। हम क्या कर रहे हैं ना, हम अपना आराम, सुख, शांति ढूंढ रहे हैं, राइट, यही कर रहे हैं ना हम। अरे समझ में आ रहा है ना, मतलब अपने आप को बुरा मत समझना, इंसान भाई ऐसी है, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, एसी में खुद रह रहा है। अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मेरे रूम में भी अभी यहाँ पे एसी लगा हुआ है, तो देखो एसी से आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग होता है, दिस एंड दैट। तो इंसान थोड़े लालची किस्म के ऑर्गेनिज्म है, हम थोड़े लालची है ऑर्गेनिज्म लेवल पे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, हम अननोन स्पीशीज जो है ना, उससे हम नोन स्पीशीज का पता लगा रहे हैं कि कल को अगर इस धरती पे न्यूट्रिशन, तो भाई लिमिटेड है, आपको पता है ना, इस धरती पे न्यूट्रिशन जो है वो लिमिटेड है। तो कल को अगर न्यूट्रिशन की कमी होने लगी इस धरती पे, तो हमें पता रहना चाहिए ना कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ज्यादा ठूंसता है, ताकि उस ऑर्गेनिज्म को पहले ही निपटा सके। क्योंकि भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, अगर हम नहीं मारेंगे उसे तो वो हमें मार देगा, राइट। अब कल को इस धरती पे न्यूट्रिशन जो है, मान लो वो किसी कारण कम होने लगा, क्योंकि न्यूट्रिशन तो लिमिटेड है। अब अगर ये कम होने लग गया, तो हमें तो पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म, जैसे हाथी, हाथी बहुत ज्यादा ठूंसता है, तो हमें हाथी को निपटाना पड़ेगा, राइट। ऐसे बोल, मतलब बुरा मत मान लेना, लेकिन भाई अगर कल को हो जाए ऐसा, कल को क्या पता वॉर वाली कंडीशन हो जाए, लड़ाइयाँ हो जाए, आजकल तो हो ही रही है, देख ही रहे हो, अभी इसराइल पैलेस्टीन का चल रहा है उधर पे, तो गाजा वो सब वॉर हो रहा है, ठीक है, यूक्रेन रशिया का हो रहा है, ऐसे वॉर वॉर होने लग जाए, न्यूट्रिशन की कमी हो जाए, क्योंकि सब जगह तबाही 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 हो रही है, राइट। तो हमें पता होना चाहिए ना कि कौन सा ऑर्गेनिज्म को पहले निपटाना है। तो इसीलिए ना इंसान के अंदर एक चुल रहता है जानने का, दूसरे ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने का, स्टडी करने का। तो इसलिए हम अननोन स्पीशीज से नोन स्पीशीज का पता लगा रहे, फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन एज न्यूट्रिएंट इज लिमिटेड ऑन अर्थ। अब ये बस एक ही कारण नहीं है, बहुत सारे कारण है, उनमें से ये एक कारण है ये। ऐसे तो इंसान के अंदर वो भी जानने का एक इच्छा रहता है कि मैं जानूं हमारे आसपास क्या है, क्योंकि इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमी इज द लॉफुल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि ऑर्गेनिज्म को लॉफुली अरेंज करता है, क्लासिफाई करता है। टैक्सोनॉमी शब्द बना है टैक्सिस एंड नोमोस से। टैक्सो का मतलब होता है क्या, टैक्सिस, ठीक है, और जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट। बेसिकली टैक्सोनॉमिक वर्ड, टैक्सोनॉमी जो है वो ग्रीक वर्ड टैक्सिस और नोमोस से बना है, जहाँ पे टैक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट, नोमोस का मतलब है लॉस। तो लॉ के अकॉर्डिंग, रूल्स को फॉलो करते हुए आप ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर रहे हो। क्यों कर रहे हो सर, क्या एम है,
टैक्सोनॉमी का क्या एम है? ताकि हम अननोन स्पीशीज से नोन स्पीशीज का पता लगा सके। क्यों पता लगाए? वही न्यूट्रिएंट लिमिटेड है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ठीक है, और ह्यूमन के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है, हमें हर चीज जानने की उत्सुकता होती है हमारे अंदर, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी क्या होता है? लॉफुल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसका एम क्या है? अननोन स्पीशीज से नॉन स्पीशीज को ढूंढना। ठीक, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट, 3 स्टेप होते हैं टैक्सोनॉमी के। किसी भी चीज का अगर आपको क्या करना है, लॉफुली अरेंज करना है, यानी कि टैक्सोनॉमिकली क्या क्लासिफाई करना है, ग्रुपिंग करना है, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डालना है, तो उसके लिए 3 चीज करनी होगी आपको। सबसे पहला होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी अननोन स्पीशीज को नोन स्पीशीज से कंपेयर करते हुए रिकॉग्नाइज करना ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक, 3 स्टेप से हम क्या करते हैं? टैक्सोनॉमी के अंदर हम 3 स्टेप्स पढ़ते हैं। 3 स्टेप की मदद से हम लॉफुली अरेंजमेंट करते हैं एक ऑर्गेनिज्म का, जिसमें सबसे पहला स्टेप है उस ऑर्गेनिज्म को पहचानना। अब किसी भी चीज को अगर आप जब पहली बार ढूंढते हो तो आप क्या करते हो? कंपेयर करते हो कि यार ये जो ऑर्गेनिज्म है, मान लो एक दिन आप रास्ते से चल रहे थे, आपको लेट से सड़क पे एक ऑर्गेनिज्म दिखा। अब आपको ये जानना है कि ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप में आता है। क्या ये मैमल है? क्या ये बर्ड है? पानी में होगा तो फिश है, राइट। तो आप क्या करोगे? उस ऑर्गेनिज्म को पहले देखोगे, आप उस ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के लिए कैरेक्टर का यूज करोगे ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर, और कैरेक्टर को मैच करोगे किससे? नॉन स्पीशीज से। अननोन स्पीशीज के कैरेक्टर को नॉन स्पीशीज से मैच करोगे। अगर उस अननोन स्पीशीज को के अंदर जो आपको रास्ते चलते जो स्पीशीज आपको दिख गई, जो ऑर्गेनिज्म आपको दिख गई, उस ऑर्गेनिज्म में आपको एक लंबा सा बीक दिख जाए, एक लंबा सा बीक, फेदर दिख जाए, पंख दिख जाए, तो बेझिझक आप कह दोगे कि अच्छा ये जो अननोन स्पीशीज है ये बर्ड्स क्लास क्लास एव्स में आता होगा, चिड़िया के क्लासेस में आता होगा, चिड़ियों के ग्रुप में आता होगा। तो ये आपने कैसे आइडेंटिफाई किया उस अननोन स्पीशीज को? आपने उस अननोन स्पीशीज को नोन स्पीशीज से कंपेयर करते हुए रिकॉग्नाइज किया ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर। यूजुअली हम मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ही कंसीडर करते हैं क्योंकि वो इजिली विजिबल है, राइट। चलिए, दूसरा स्टेप जो टैक्सोनॉमी में आता है वो है नोमेनक्लेचर। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन हम उस अननोन स्पीशीज को फ्यूचर में इजीली पहचानने के लिए उसको एक नेम असाइन कर देंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं नोमेनक्लेचर। मान लो फ्यूचर में आपको वापस से उस स्पीशीज के बारे में जानकारी लेनी है, तो आप क्या दुनिया वालों को क्या बोलोगे? भाई वो वाला स्पीशीज देखा है जिसको मैंने रास्ते में उस दिन देखा था, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं। तो आप उस ऑर्गेनिज्म जो अननोन स्पीशीज है आप उसका नाम स्पेसिफाई कर दो, ताकि फ्यूचर में अगर वापस से उस अननोन स्पीशीज को आपको स्टडी करने की जरूरत पड़ी तो आप उसके नाम से उसको पहचान लोगे। कहीं किसी लैब में जाओगे, बोलोगे अच्छा इस नाम का स्पीशीज है क्या तुम्हारे पास? तो बोलेगा हाँ हाँ है, तो लेके आओ, तो वो लेकर आएगा, फिर आप उसको स्टडी कर लो, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन के बाद नोमेनक्लेचर। फिर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिफाइड स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। जैसे रास्ते रास्ते से चलते हुए आपको जो स्पीशीज दिखी थी उसके पास पंख थे, उसके पास एक लंबी चोंच थी, तो आप उस फिश को कौन से ग्रुप में डालोगे? मैमल के ग्रुप में। मतलब आप उस बर्ड को कौन से ग्रुप में डालोगे? फिश के ग्रुप में, रेप्टाइल के ग्रुप में, या मैमल के ग्रुप में? तो आप उस बर्ड को किसमें डालोगे? एव्स के ग्रुप में, एव्स क्लास में, राइट। एव्स का मतलब क्या होता है? बर्ड्स। एनिमल किंगडम में पढ़ा है ना। तो रास्ते चलते आपको जो ऑर्गेनिज्म दिखा था, जिसके पंख थे, जिसके चोंच था, उसको आप मैमल, रेप्टाइल, एम्फीबियन के ग्रुप में नहीं रख के एव्स ग्रुप में रखोगे। तो इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन करना, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी के कितने स्टेप हैं? बोलो 3। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। इन तीनों स्टेप को करते समय आपको कैरेक्टर की मदद लेनी पड़ेगी। जब आपने आइडेंटिफिकेशन किया तब भी आपने कैरेक्टर की मदद ली। इनफैक्ट जब आप नोमेनक्लेचर भी करोगे तब भी आपको कैरेक्टर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। आप क्लासिफिकेशन करोगे तब भी आपको कैरेक्टर्स देखने पड़ेंगे, राइट। आपने कैरेक्टर देखा ना, आपने देखा पंख था, चोंच था, तो आपने उसे एव्स ग्रुप में डाला, मैमल ग्रुप में थोड़ी डाला, राइट। तो आपने कैरेक्टर के बेसिस पे इन तीनों स्टेप को परफॉर्म किया, राइट। तो बिना कैरेक्टर के क्या आप टैक्सोनॉमी स्टडी कर लोगे क्या? नहीं। तो बोलो, टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? लॉफुल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम क्या करते हैं, इसका एम है अननोन स्पीशीज से नोन स्पीशीज को ढूंढना, और ये हम कर पाते हैं 3 स्टेप की मदद से: आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन।
और इन तीनों स्टेप में हम कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब एक वर्ड आता है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन शब्द का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग कैरेक्टर। जैसे मैं हूं, आप मेरे कैरेक्टर को समझा रहे हो, यानी कि आप मेरा कैरेक्टराइजेशन कर रहे हो। बोल कह रहे यूट्यूब पे एक टीचर है, बॉटनी पढ़ाता है, मास्क पहन के बॉटनी पढ़ाता है। तो आपने क्या किया? मेरा कैरेक्टराइजेशन कर दिया। कैसे मेरा कैरेक्टराइजेशन किया? मेरे कैरेक्टर्स को देख के मैं मास्क लगाता हूँ, ऐसे करके आपने कैरेक्टराइजेशन कर दिया ना। तो वही है। तो कैरेक्टराइजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग कैरेक्टर इज नोन एज कैरेक्टराइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म आएगा बेटा जिसका मतलब है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है? देखो, सिस्टमैटिक्स एक ओल्ड टर्म है, पुराना टर्म है। सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर रहे हो आप, ठीक है? इसे हम कहते हैं क्या? सिस्टमैटिक्स। गिवन बाय कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये टर्म दिया था सिस्टमैटिक। इसके बारे में, सिस्टमैटिक के बारे में कैरोलस लीनियस ने अपनी एक किताब सिस्टमा नेचुरा के अंदर बात की थी सिस्टमैटिक्स की। सिस्टमा का मतलब ही क्या होता है? सिस्टमैटिक्स। यूजुअली सिस्टमैटिक एंड टैक्सोनॉमिक टर्म्स आर सिमिलर। अब आपके दिमाग में खुजली आएगी, सर सिस्टमैटिक्स क्यों पढ़ा रहे हो? देखो, सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी में कोई अंतर नहीं है। यूजुअली सिस्टमैटिक एंड टैक्सोनॉमिक टर्म्स आर सिमिलर। दोनों एक ही टर्म है बेटा, ठीक है? दोनों एक ही टर्म है। मैं थोड़ा सामने आ जाता हूँ आपके, रुको। हाँ, दोनों एक ही टर्म है, सिस्टमैटिक और आपका क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक। बस सिस्टमैटिक एक ओल्ड टर्म है जो कैरोलस लीनियस ने दिया था, और आजकल मॉडर्न समय में हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। अब देखो, इन मॉडर्न डेज, आज के समय में, आज की दुनिया में, इन मॉडर्न डेज सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। आज के समय में सिस्टमैटिक का मतलब क्या है? टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। फाइलोजेनी एक नया वर्ड आया है। फाइलोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। टैक्सोनॉमी में आप क्या करते हो? लॉफुल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और जब आप ये लॉफुल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म कर रहे हो, और ये चीज करते समय आप उस ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी स्टडी कर रहे हो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, इन मॉडर्न डेज उसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स क्या है? टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? सिर्फ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर रहे हो ऑर्गेनिज्म का तो टैक्सोनॉमी। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर रहे हो ऑर्गेनिज्म का फाइलोजेनी की मदद से तो उसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स, ठीक है? न्यू सिस्टमैटिक्स क्या है? देखो, न्यू सिस्टमैटिक्स कुछ नहीं है, इसी सिस्टमैटिक्स का अपडेटेड फॉर्म है। न्यू सिस्टमैटिक्स के अंदर हम हाई एंड डिटेल कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं फॉर टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी इन मॉडर्न डेज। जैसे होता है ना, एंड्रॉइड में अपडेट आता है ना, एंड्रॉइड 13, एंड्रॉइड 14, एंड्रॉइड 15, आजकल एंड्रॉइड 18 चल रहा है। तो वैसे ही सिस्टमैटिक्स को अपडेट करके न्यू सिस्टमैटिक्स लाया गया। सिस्टमैटिक्स के अंदर हम क्या करते थे? टैक्सोनॉमी करते थे कैरेक्टर की स्टडी के बेसिस पे। भाई बिना कैरेक्टर के आप टैक्सोनॉमी पढ़ लोगे क्या? अभी आपने देखा कि टैक्सोनॉमी के 3 स्टेप होते हैं और 3 स्टेप में ही कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो सिस्टमैटिक्स के अंदर आप टैक्सोनॉमी पढ़ रहे थे, न्यू सिस्टमैटिक्स के अंदर भी आप टैक्सोनॉमी पढ़ोगे, लेकिन टैक्सोनॉमी के समय में आप जो कैरेक्टर्स आप कंसीडर कर रहे थे ना, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के लिए, वो कैरेक्टर्स अब हाई डिटेल कैरेक्टर्स हो गए। हाई एंड डिटेल कैरेक्टर इज कंसीडर्ड फॉर टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी इन मॉडर्न डेज। वो कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर जैसे एक्सटर्नल कैरेक्टर यानी कि मोर्फोलॉजी, इंटरनल कैरेक्टर यानी कि एनाटॉमी, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यानी कि सेल के बारे में जानकारी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल कैसा है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, वगैरह वगैरह, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, एम्ब्रायोलॉजिकल या डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसा है, ठीक है? ऑल राइट, एम्ब्रायो से सीधा एम्ब्रायो से लार्वा बना, डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ, लार्वल स्टेज आया कि नहीं आया, वही एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंटल प्रोसेस आप देखोगे। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यानी कि ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप कैसा है, उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो अब आप इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी कंसीडर करोगे अगर आप एक ऑर्गेनिज्म का क्या कर रहे हो? टैक्सोनॉमिक स्टडी कर रहे हो तो। और जैसे कि फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा, और भी कैरेक्टर हो गए, जैसे फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है? ये सारी चीज को पूरा आपको स्टडी करना है, हाई एंड डिटेल कैरेक्टर को स्टडी कंसीडर करना है टैक्सोनॉमी के लिए। और साथ ही साथ आपको फाइलोजेनी भी कंसीडर करना है अगर मॉडर्न डे में आप लॉफुल अरेंजमेंट कर रहे हो एक ऑर्गेनिज्म का तो।
और यही सारी चीजें आती हैं न्यू सिस्टमैटिक्स के अंदर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी की। कितने तरह के टैक्सोनॉमी होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक होता है साइटो टैक्सोनॉमी, एक होता है कीमो टैक्सोनॉमी। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी की जरूरत क्यों पड़ी? हेल्पफुल टू रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम अराइज ड्यूरिंग नॉर्मल टैक्सोनॉमी। देखो, नॉर्मल टैक्सोनॉमी के समय आप क्या कर रहे थे? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। अब ये चीज करते समय अगर आपको दिक्कत आ रही है, लॉफुल अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा ऑर्गेनिज्म का, तो आप टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि हेल्पफुल होता है टू रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम अराइज ड्यूरिंग नॉर्मल टैक्सोनॉमी। अब टाइप्स क्या है? एक है साइटो। साइटो का मतलब होता है सेल। साइटोटॉक्सोनॉमी में साइटो का मतलब होता है सेल। साइटोटॉक्सोनॉमी में हम साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को कंसीडर करते हैं, जैसे कि क्रोमोजोम सेल के अंदर पाया जाता है, तो आप क्रोमोजोम का नंबर देख लो, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर देख लो, क्रोमोजोम का बिहेवियर देख लो। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोजोम के नंबर कितने हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। कीमो टैक्सोनॉमी क्या होता है? कीमो का मतलब होता है केमिकल, यानी कि केमिकल कॉम्पोजिशन देख लो। खासकर प्लांट्स के अंदर हम क्या करते हैं? केमिकल कॉम्पोजिशन देखते हैं कि भाई एक तरह का केमिकल कॉम्पोजिशन आपको एक तरह के प्लांट में मिल रहा है, तो उन सारे प्लांट को एक ग्रुप में डाल दो। ठीक है। अब साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी ये दोनों कुछ नहीं है, ये क्या है? बोथ आर पार्ट ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स। दोनों ही न्यू सिस्टमैटिक्स के ही पार्ट है। ठीक, चलिए आगे देखिए। नोमेनक्लेचर की अब हम बात करते हैं। नोमेनक्लेचर क्या होता है? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देना, उसे हम कहते हैं क्या? नोमेनक्लेचर। अब बेटा, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इस धरती पे प्रेजेंट है, उसका एक कॉमन, लोकल या वर्नाकुलर नेम है, और उस ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम भी है। साइंटिफिक नेम मोस्ट फेमस सिस्टम है फॉर असाइनिंग स्पेसिफिक नेम। ठीक है, मोस्ट फेमस सिस्टम फॉर असाइनिंग साइंटिफिक नेम इज बाइनोमियल सिस्टम। किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वापस से बोल रहा हूं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का दो नाम होता है, एक कॉमन और एक साइंटिफिक नेम। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आपको साइंटिफिक नेम देना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा सिस्टम है बाइनोमियल सिस्टम। बाइनोमियल सिस्टम की मदद से ही हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ऑर्गेनिज्म का लोकल कॉमन नाम था, तो साइंटिफिक नेम देने की जरूरत क्यों पड़ी? बोलो, कंफ्यूजन ऑफ लोकल नेम। जैसे ये फ्लावर देखो, इसे इंग्लिश में चाइना रोज कहते हैं। राजस्थान थोड़े जगह बदलेगा, इंग्लैंड से राजस्थान इंडिया में आ जाओ तो इसे गुड़हल कहते हैं। बिहार में इसे अरहुल कहते हैं, बंगाल में इसे जावा कहते हैं, महाराष्ट्र में इसे जसवंत कहते हैं। एक ही फूल के कितने सारे लोकल या वर्नाकुलर नेम हैं। अब कोई एक साइंटिस्ट है, वो समझ लो इंडिया से इंग्लैंड गया पढ़ने, तो इंग्लैंड में जाके वो बोलेगा कि मुझे गुड़हल का फूल दो, तो इंग्लैंड वाले समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड वाले तो इसे चाइना रोज के नाम से जानते हैं। तो इस फूल का ना एक साइंटिफिक नेम रख दिया गया, जो कि कहीं भी जाओ, किसी भी जगह जाओ इस दुनिया में, वो नहीं बदलेगा। इस फूल का साइंटिफिक नेम रख दिया गया हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। तो अगर बिहार वाले भी अब इंग्लैंड जाएंगे और बोलेंगे हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस दो, तो इंग्लैंड वाले समझ जाएंगे कि अच्छा, इसकी बात कर रहा है, तो इंग्लैंड वाले आपको गुड़हल का फूल या अरहुल का फूल लाकर दे देंगे। तो इसलिए साइंटिफिक नेम रखा गया ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। जैसे देखो, सिल्वर फिश नाम से, ये कॉमन नेम है, लोकल नेम है, वर्नाकुलर नेम है, सिल्वर फिश इंग्लिश नेम। नाम से लग रहा है कि फिश है, लेकिन एक्चुअली में ऑर्थ्रोपोड है, तो कंफ्यूजन हो गया। तो इसीलिए सिल्वर फिश का भी एक साइंटिफिक नेम रख दिया गया। सी हॉर्स नाम से लग रहा है कि एक घोड़ा है, लेकिन ये एक्चुअली में एक फिश है। तो कॉमन नेम बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, इसीलिए साइंटिफिक नेम रखने की नौबत पड़ी। ठीक है, चलिए। अब मैंने क्या कहा? साइंटिफिक नेम, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर आपको साइंटिफिक नेम रखना है, तो उसके लिए सबसे फेमस सिस्टम है बाइनोमियल सिस्टम। तो बाइनोमियल सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। चलो चलो अब बात करते हैं बाइनोमियल सिस्टम की। बाइनोमियल सिस्टम में देखो, बाई का मतलब होता है टू, नोमियल का मतलब होता है वर्ड्स। ये तो बेसिक बात है। बाइनोमियल सिस्टम किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। प्लांट के लिए इन्होंने, कैरोलस लीनियस ने क्या किया? एक किताब लिखी जिसका नाम है स्पीशीज प्लांटेरम, बाइनोमियल सिस्टम फॉर नोमेनक्लेचर इन बुक कॉल्ड स्पीशीज प्लांटेरम। तो प्लांट्स के बहुत सारे स्पीशीज का साइंटिफिक नेम दिया था कैरोलस लीनियस ने बाय यूजिंग बाइनोमियल सिस्टम। ठीक है, तो बाइनोमियल सिस्टम का मदद लेते हुए नोमेनक्लेचर किया प्लांट्स के कई सारे स्पीशीज का, और उस सारे नामों को, उस सारे नेम को एक किताब में लिख दिया, जिस किताब का नाम है स्पीशीज प्लांटेरम। और ये किताब कब पब्लिश हुई थी?
1 मई 1753 को। इस किताब में बेटा आपको 6000 प्लस प्लांट स्पीशीज देखने को मिलेंगे जिनका साइंटिफिक नेम रखा था कैरोलस लिनियस साहब ने। ठीक है, और एनिमल्स के लिए इन्होंने बाइनोमियल सिस्टम का मदद लेते हुए नोमेनक्लेचर किया और उस सारे जो साइंटिफिक नेम है उनको एक किताब में लिख दिया जिसका नाम है सिस्टम नेचुरी। और ये किताब पब्लिश हुआ था पहली बार 1 अगस्त 1758 में। इस किताब की आज तक टिल डेट 10 एडिशन आ चुकी है, 10th एडिशन टिल डेट। ठीक है, चलिए अब आपको पता है हर एडिशन में क्या होता है, इंफॉर्मेशन को अपडेट किया जाता है, तो कई बार अपडेट भी हुई है। ठीक है, चलो अब देखो आजकल आईसीबीएन का इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर नोमेनक्लेचर। देखो बाइनोमियल सिस्टम अच्छा था, बाइनोमियल सिस्टम अच्छा था, लेकिन बाइनोमियल सिस्टम में क्या हो रहा था ना कि एक मतलब एक स्पीशीज के कई सारे नाम मेंशन कर दिए जा रहे थे बाइनोमियल सिस्टम का मदद लेते हुए, क्योंकि ये बहुत ही पुराना सिस्टम था। कैरोलस लिनियस ने सोचो 1753 के टाइम पे दिया था, और कोई भी चीज जब पहली बार आता है तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होती है बोलो, कमियां होती है। तो उन कमियों को पूरा किया आईसीबीएन ने। आईसीबीएन कोई कंपनी का नाम नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है। आईसीबीएन बेटा एक किताब का नाम है। आईसीबीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जिस किताब को पब्लिश की गई थी ईयर 1961 में। ये एक बुक है, रूल बुक है फॉर प्लांट नोमेनक्लेचर। मैं तो जूम कर देता हूं, रुको। रूल बुक फॉर प्लांट नोमेनक्लेचर। इस किताब के अंदर ना, एक मिनट, इस किताब के अंदर, इस बुक के अंदर कई सारे रूल है जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी प्लांट स्पीशीज का साइंटिफिक नेम रख सकते हो। इसके कुछ मेन रूल्स है, जिसमें सबसे पहला रूल है नेम ऑफ स्पीशीज। कभी भी अगर किसी स्पीशीज का आप नेमिंग कर रहे हो तो वो हमेशा बाइनोमियल सिस्टम का इस्तेमाल करके ही होगा। देखो बाइनोमियल सिस्टम एक अच्छा सिस्टम है, लेकिन बाइनोमियल सिस्टम एक सबसे इफिशियंट सिस्टम नहीं है, इसमें भी कुछ कमियां थी। तो बाइनोमियल सिस्टम की कुछ कमियों को आईसीबीएन ने क्या किया, दूर किया। आईसीबीएन में भी बाइनोमियल सिस्टम के हिसाब से ही नेमिंग होती है, लेकिन उसमें और भी कई सारे फैक्टर्स को यूज किया जाता है। जैसे कि सबसे पहला आपको देखने को मिल रहा है कि आईसीबीएन के अंदर अगर आप स्पीशीज का नेमिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बाइनोमियल सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा। बाइनोमियल सिस्टम में यानी कि 2 शब्द का नाम होना चाहिए। किसी भी स्पीशीज का साइंटिफिक नेम रख रहे हो तो उसमें आपको 2 शब्द का इस्तेमाल करना होगा, 2 वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। सबसे फर्स्ट वर्ड है जिसे हम कहते हैं जेनेरिक नेम, दूसरा वर्ड है जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, जेनेरिक नेम जो है ये एक ऑर्गेनिज्म के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पे बेस्ड होता है कि उस स्पीशीज का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है। जेनेरिक नेम जीनस को दर्शाता है कि एक स्पीशीज कौन से जीनस से बिलोंग करता है। सेकेंड वर्ड होता है स्पेसिफिक एपिथेट, जो कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ दैट जीनस को दर्शाता है कि एक जीनस का पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में कौन आइडिया देता है, स्पेसिफिक एपिथेट। बेस्ड ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है। जैसे जीनस के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं बोलो, स्पीशीज आते हैं, तो जीनस क्या बोल रहा है, एक जेनेरिक नेम को दर्शा रहा है। और स्पेसिफिक एपिथेट जो कि दूसरा वर्ड है, वो एक बताता है एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ दैट जीनस, कि इस जीनस का एक पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में आइडिया कौन देता है, स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट बेस्ड होता है ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। जेनेरिक नेम किस पे बेस्ड है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। स्पेसिफिक एपिथेट किस पे बेस्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कब यूज होता है, यूज होता है किसी की विशेषता बताने के लिए। किसी भी चीज जैसे आपको बताना है कि मैं बहुत ही ऑनेस्ट हूं, तो आप अपनी विशेषता बता रहे हो। ऑनेस्ट वर्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ऑलराइट। तो एडजेक्टिव क्या होता है, किसी भी चीज की विशेषता, किसी भी चीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में आपको आइडिया देता है। ठीक, चलिए तो जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंगीफेरा इंडिका या सोलेनम ट्यूबरोसम। मैंगीफेरा इंडिका में इंडिका का मतलब है इंडिया। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका में ये दूसरा वर्ड क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है, ये क्या है, जेनेरिक नेम है। मैंगीफेरा एक जीनस को दर्शा रहा है और इंडिका एक स्पीशीज का आइडिया दे रहा है ऑफ दैट पर्टिकुलर जीनस। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका में इंडिका क्या है, पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ द जीनस मैंगीफेरा। ठीक है, चलिए तो किसी भी
ऑर्गेनिज्म का अब अगर आप साइंटिफिक नेम लिखोगे तो बाइनोमियल सिस्टम का मदद लोगे। ठीक, मैंगीफेरा इंडिका जो है ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। दूसरा है सोलेनम ट्यूबरोसम। ट्यूबरोसम का मतलब क्या है? ट्यूबरस स्टेम। सोलेनम ट्यूबरोसम ब्रिंजल का कॉमन नेम है बेटा। ब्रिंजल के अंदर ना आपको क्या देखने को मिलेगा? सॉरी, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का नेम है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक मिनट रुको तो। सोलेनम ट्यूबरोसम किसका नाम है? पोटैटो का कॉमन नेम है, सॉरी साइंटिफिक नेम है। ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है सोलेनम मेलोनेजेना, और मकोई का साइंटिफिक नेम है सोलेनम नाइग्रम। तो ये ट्यूबरोसम क्या बता रहा है? ट्यूबरोसम दर्शा रहा है एक स्पेसिफिक एपिथेट को। ट्यूबरोसम क्या है? It is a particular specific epithet of a particular genus called Solanum. Melongena is a particular specific species of the genus Solanum. Nigrum is a particular species of the genus Solanum. ठीक है, तो यहाँ पर Solanum is the generic name, Tuberosum, Melongena and Nigrum are specific epithet. ठीक है, और ट्यूबरोसम जो है बोलो एक पोटैटो के मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को बता रहा है, क्योंकि ट्यूबरोसम एक स्पेसिफिक एपिथेट है। स्पेसिफिक एपिथेट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में आइडिया देता है। पोटैटो का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? इनमें आपको ट्यूबरस स्टेम देखने को मिलेगा, आगे मोर्फोलॉजी में आप पढ़ोगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? स्पीशीज का नेमिंग करते हैं। ये तो पहला रूल था। दूसरा रूल क्या है कि जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट सेम अगर हो गए तो उसे हम कहते हैं टॉटोनिम्स। टॉटोनिम्स याद रखिएगा, प्लांट के नेमिंग में कभी यूज नहीं आएगा, बॉटनी नोमेनक्लेचर में कभी यूज नहीं आता, एनिमल के नेमिंग में यूज आता है। ठीक है, जैसे प्लांट का क्या है? आईसीबीएन क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। वैसे एनिमल के लिए है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, टॉटोनिम्स आपको ज्यादातर एनिमल्स के साइंटिफिक नेम में देखने को मिलेंगे, जैसे नाजा नाजा। यहाँ पे जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों सेम है, तो इसे हम कहते हैं टॉटोनिम्स। नाजा नाजा इंडियन कोबरा का साइंटिफिक नेम है। रैटस रैटस रैट का साइंटिफिक नेम है। यहाँ पे जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों के दोनों सेम है। ठीक, चलिए आगे देखिए। तीसरा रूल क्या है? जैसे मैंगीफेरा इंडिका, जो जेनेरिक नेम होता है उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, और जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है उसका पहला लेटर हमेशा स्मॉल होता है। ठीक, अगर आप किसी भी साइंटिफिक नेम को हाथ से लिख रहे हो या टाइप कर रहे हो, टाइप में बात करो यहाँ पे नॉट कंप्यूटर बट टाइप राइटर। जैसे पहले के समय में टाइप राइटर होता था ना, खटखट खटखट लिखते थे, तो अगर आप टाइप राइटर पे टाइप कर रहे हो या हाथ से लिख रहे हो तो अलग अलग जेनेरिक नेम और इंडिका को अलग अलग सेपरेटली अंडरलाइन करोगे। जैसे देखो मैंने इसे हाथ से लिखा था ना मैंगीफेरा इंडिका को, तो मैंने मैंगीफेरा को अलग से अंडरलाइन किया, इंडिका को अलग से अंडरलाइन किया। एक साथ एक अंडरलाइन नहीं किया, अलग अलग अंडरलाइन किया, सेपरेटली अंडरलाइन। लेकिन अगर आप प्रिंट कर रहे हो, कंप्यूटर से आप प्रिंट कर रहे हो, तो आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको इटैलिक्स फॉन्ट में उसे लिखना है। इटैलिक्स फॉन्ट में आपको साइंटिफिक नेम को लिखना है। इससे क्या पता चलता है? इट इंडिकेट्स देयर लैटिन ऑरिजिन, यानी कि साइंटिफिक नेम के लैटिन ऑरिजिन को दर्शाने के लिए हम जब भी प्रिंट करते हैं तो हम इटैलिक्स में उसे प्रिंट करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑथर या साइंटिस्ट नेम अगर आप लिख रहे हो साइंटिफिक नेम में, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा साइंटिस्ट या ऑथर नेम शुड बी प्लेस्ड आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट इन एब्रीविएटेड। एब्रीविएटेड मतलब शॉर्टेड मैनर। जैसे देखो मैंगीफेरा इंडिका, ये जेनेरिक नेम है, ये स्पेसिफिक एपिथेट है, और स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आपने शॉर्ट फॉर्म में लिन लिखा है, यानी कि मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो का साइंटिफिक नेम लीनियस, कैरोलस लीनियस ने दिया था, तो कैरोलस लीनियस ने अपना LINN लीनियस का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिख दिया। ये जो साइंटिस्ट नेम होगा ना, इसको ना ही इटैलिक्स में लिखना है ना ही अंडरलाइन करना है, नॉर्मली लिखना है। ठीक है, ऑथर नेम सिंपल रोमन लेटर में, सिंपल रोमन फॉन्ट में आपको लिखना है। अच्छा, साइंटिस्ट को हम कभी कभी ऑथर भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि बिकॉज साइंटिस्ट डिस्क्राइब्स द प्लांट्स कैरेक्टर लाइक एन ऑथर। एक कवि की तरह, एक कवि, एक ऑथर की तरह, एक राइटर की तरह साइंटिस्ट जो है वो प्लांट्स के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है, इसलिए साइंटिस्ट को हम ऑथर भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर साइंटिफिक नेम में अगर आपको साइंटिस्ट का नाम भी लिखना है तो पहले तो बोलो जेनेरिक नेम लिख दो, स्पेसिफिक एपिथेट लिख दो, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन कर दो, फिर स्पेसिफिक एपिथेट के बाद साइंटिस्ट का जो नाम है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दो। ठीक है, वो होल्ड करो, कॉल आ रहा है। चलिए, तो कहां पे थे? हाँ, ऑथर नेम जो है वो सिंपल रोमन लेटर में लिखा जाता है। अच्छा, लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज, आप देखोगे साइंटिफिक नेम जब हम लिखते हैं ना तो हम लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज में लिखते हैं। ऐसा क्यों है?
लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज ही क्यों इस्तेमाल में लिया जाता है? क्योंकि लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज डेड लैंग्वेज है, और एक बार अगर कोई लैंग्वेज डेड हो जाता है ना, तो उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया जाता है उस लैंग्वेज के साथ। ठीक है, अब लैटिन या ग्रीक कोई ज़्यादातर बोलते नहीं है, तो इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते, राइट? तो इसीलिए हम लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज का मदद लेते हैं साइंटिफिक नेम लिखने के लिए। और यहाँ तक कि जो फादर ऑफ बायोलॉजी है ना, वो भी ग्रीक थे, एरिस्टोटल, इसीलिए ग्रीक लैंग्वेज को थोड़ा ज़्यादा सम्मान दिया गया व्हेन इट कम्स टू राइटिंग साइंटिफिक नेम्स। चलिए, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा हर्बेरियम के बारे में बताता हूँ। हालांकि ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, अब तो कोई नहीं पढ़ाता हर्बेरियम के बारे में, लेकिन एक चीज सुन लो। कोई भी न्यू प्लांट स्पीशीज है, ठीक है, कोई एक न्यू प्लांट स्पीशीज है, एक मिनट रुको, हाँ, कोई भी एक न्यू प्लांट स्पीशीज है, ऑलराइट, उसका आपको नोमेनक्लेचर करना है। और नोमेनक्लेचर करने के बाद आप उस प्लांट को क्या करते हो, एक हर्बेरियम शीट पे मेंशन कर देते हो। हर्बेरियम शीट को एक टाइप स्पेसिमेन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हर्बेरियम शीट प्रिवेंट करता है फ्रॉम मेनी नोमेनक्लेचर ऑफ वन प्लांट। अब एक प्लांट स्पीशीज है, आपने उसका आपने उसे ढूंढा, ठीक है, मान लो इंग्लैंड में भी कोई एक साइंटिस्ट है, उसने भी उस प्लांट स्पीशीज को ढूंढा। अब इंग्लैंड वाले साइंटिस्ट ने भी उसका एक साइंटिफिक नेम रख दिया उसी सेम प्लांट स्पीशीज का, और इंडिया में भी वही सेम प्लांट स्पीशीज एक साइंटिस्ट ने खोजा और उसका भी एक अलग साइंटिफिक नेम रख दिया। तो ये तो झोल हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी ना, कि भाई एक ही प्लांट स्पीशीज है, इंग्लैंड और इंडिया दोनों जगह पाया जाता है, तो इंग्लैंड वालों ने कुछ और साइंटिफिक नेम रख दिया, इंडिया वालों ने कुछ और साइंटिफिक नेम रख दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे हर्बेरियम शीट का इस्तेमाल करते हैं। हर्बेरियम शीट में एक तरीके से रिकॉर्ड बना के रख दिया जाता है, ठीक है। ओके, हर्बेरियम शीट एक कागज का टुकड़ा है, एक कागज है, 11.5 इंच इंटू 16.5 इंच ये लेंथ होती है, इतना विड्थ होता है, ठीक है। चलो, मतलब लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, लंबाई चौड़ाई। और इस हर्बेरियम शीट को एक हर्बेरियम में रखा जाता है। हर्बेरियम का एक बड़ा सा बिल्डिंग है, ठीक है, और हर्बेरियम को एक क्विक रेफरल सिस्टम के तौर पे काम में लिया जाता है। मान लो जैसे आप आज आपको एक प्लांट स्पीशीज दिखी, आप सोचो चलो इसका साइंटिफिक नेम रखते हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम रखने से पहले ना आप क्या करोगे, आप एक बार हर्बेरियम जाओगे और हर्बेरियम जाके एक बार ढूंढने की कोशिश करोगे, यार कहीं इसका पहले से ही तो साइंटिफिक नेम नहीं रखा गया है, राइट। तो इसीलिए हर्बेरियम काम आता है, राइट, प्रिवेंट मेनी नोमेनक्लेचर ऑफ वन प्लांट। हर्बेरियम में आपको हर्बेरियम शीट मिलेगा। इस शीट पे आपको क्या करना है, कोई भी प्लांट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट लेना है, इंपॉर्टेंट प्लांट पार्ट, जिससे इजीली प्लांट का आइडेंटिफिकेशन हो जाए। मेनली फ्लावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का, और उस फ्लावर को आपको ड्राई करना है, सुखाना है, उसको इस कागज पे प्रेस करना है और प्रिजर्व करना है। इस कागज पे आपको एक यहाँ पे लेबल मिलेगा, इस लेबल पे आपको उस प्लांट का लोकल नेम लिखना है, उस प्लांट का साइंटिफिक नेम लिखना है, उस प्लांट का बोटेनिकल नेम लिखना है, उस प्लांट का फैमिली नेम लिखना है। साथ ही साथ उस प्लांट का प्लेस ऑफ कलेक्शन क्या है, डेट ऑफ कलेक्शन क्या है, नेम ऑफ कलेक्टर क्या है, ये लिखना है। नीट में एक बार सवाल पूछा गया था, क्या इस लेवल पे आपको हाइट ऑफ द प्लांट लिखा हुआ मिलेगा? नहीं, कहीं पे भी देखो मैंने हाइट ऑफ प्लांट नहीं लिखा है। यहाँ पे इस हर्बेरियम शीट पे आपको प्लांट के हाइट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक। तो ये नीट में क्वेश्चन आया था कि क्या हर्बेरियम शीट पे जो प्लांट की इंफॉर्मेशन है उसमें हाइट के बारे में कुछ लिखा हुआ है क्या, तो बोलो नो, ठीक। तो नीट में क्वेश्चन आया हुआ, इसलिए मैंने एक बार आपको यहाँ पे पढ़ा दिया, हालांकि अब इसे सिलेबस से निकाल के फेंक दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। इसकी क्लासिफिकेशन क्या होता है? देखो, आइडेंटिफिकेशन कर लिया, नोमेनक्लेचर कर लिया, उसके बाद क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन चार तरह के होते हैं। एक होता है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, एक होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन, और एक होता है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन जो होता है, इट इज बेस्ड ऑन यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का यूज क्या है, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म का प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है। ये सबसे ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है, सबसे ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म के प्रैक्टिकल यूज के बेसिस पे हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। और ये ह्यूमन एवोल्यूशन से रिलेटेड भी है, रिलेटेड टू ह्यूमन एवोल्यूशन। देखो आपको पता है, हाँ, ह्यूमंस जो थे पहले केवमैन थे, गुफाओं में रहते थे, और आज सिविल हो गए। क्यों सिविल हो गए? क्योंकि इन्होंने अपने आसपास के ऑर्गेनिज्म का प्रैक्टिकल यूज करना शुरू कर दिया। केवमैन थे, गुफाओं में रहते थे, चोट लगती थी तो क्या करते थे, जड़ी बूटियां
पत्ता तोड़ के लाते थे, ऐसे रगड़ लेते थे। तो इस हिसाब से उन केवमैन को पता चल गया कि यार ये वाला पौधा अगर मैं लगाऊं ना तो मेरा चोट सही हो जाता है, तो उसको एक मेडिसिनल कैटेगरी में रख दिया। ठीक है। जानवर, कौन से जानवर खा सकते हैं, कौन से जानवर नहीं खाया जा सकता, कौन से जानवर में खाओगे तो पॉइजन है, मर जाओगे। तो इस चीज का प्रैक्टिकल यूज कर लिया कि हाँ ये जो जानवर है, ये जानवर को मैं खाऊंगा मेरा पेट भरेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, मरूंगा नहीं। ठीक है, तो एडिबल एनिमल के कैटेगरी में डाल दिया। फिर देखा कि अच्छा ये एनिमल से मुझे दूध मिलता है, मिल्क मिलता है, तो उसका डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया। तो केवमैन से सीधा सीधा इंसान सिविल हो गए। तो ह्यूमन एवोल्यूशन को भी दर्शाता है ये प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। सिविल का मतलब क्या, सब कॉन्शियसनेस वॉज बीइंग डेवलप्ड। केवमैन गुफाओं वाले आदमी से हम सिविल बन गए, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस आ गया, हम अपने आसपास के ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। राइट, ठीक है। चलिए, दूसरा है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन तीसरा, और चौथा न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। ये तीनों क्लासिफिकेशन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, साइंस के बेसिस पे किया गया है। ये भाई साहब तो सिर्फ प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन थे, यूज के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया था। लेकिन आर्टिफिशियल, नेचुरल, न्यूमेरिकल में हम ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक बेसिस, साइंटिफिक वे में क्लासिफिकेशन करते हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो होता है वो बेस्ड होता है 1, 2 या फ्यू मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर, 1, 2 या फ्यू मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। नेचुरल क्लासिफिकेशन जो होता है ये बेस्ड होता है ऑन ग्रॉस मोर्फोलॉजी। ग्रॉस मोर्फोलॉजी मतलब मोर्फोलॉजी प्लस एनाटॉमी। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है ऑन नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एंड नंबर ऑफ डिसिमिलैरिटीज, कि ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, इनके बीच में सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी कितनी है। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बेटा जैसा कि आपने देखा, बेस्ड ऑन 1, 2 या फ्यू मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एक, दो या कुछ मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कंसीडर करते हुए क्लासिफिकेशन कर देना ऑर्गेनिज्म का, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। देखो, बट प्लांट्स में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं जिन्हें इग्नोर किया जाता है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में, देयरफॉर नोन एज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्यों आर्टिफिशियल कहा? क्योंकि देखो बहुत सारे कैरेक्टर को आप इग्नोर करके एक दो कैरेक्टर को यूज कर रहे हो, तो ये तो आर्टिफिशियल ही हुआ ना। ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर्स से आपने उनको इग्नोर कर दिया और अपने हिसाब से एक दो ले लिया, तो ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। आप अपने मन मर्जी चला रहे हो यहाँ पे। आप बोलो कि नहीं मैं तो यही कैरेक्टर लूंगा, या मैं तो वही वही वाला लूंगा, एक लूंगा, दो लूंगा, लेकिन यही लूंगा, सारे नहीं लूंगा, सारे कैरेक्टर को कंसिडर नहीं करूंगा, तो एक आर्टिफिशियल सोच है। ठीक है, जब भी आप आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन करोगे तो ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलैरिटीज जाहिर सी बात है कम होगी, क्योंकि आपने कुछ ही कैरेक्टर को यूज करके उनका क्लासिफिकेशन किया। राइट, तो उनमें सिमिलैरिटीज क्या होगी? कम होगी। ठीक, डिसिमिलैरिटीज ज्यादा होंगी। अरे भाई बहुत सारे कैरेक्टर को कंसीडर करते और फिर क्लासिफिकेशन करते तो सिमिलैरिटीज ज्यादा मिलती, लेकिन आपने एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया। ठीक है, ऑलराइट, तो आपने देखा कि यार उनमें सिमिलैरिटीज कम है, डिसिमिलैरिटीज ज्यादा है। ठीक, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया जाता है, ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ कैरेक्टर टू बी कंसीडर 1, 2 या फ्यू, तो इसलिए वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को आपने इक्वल वेटेज दे दिया। ठीक है, आपने ये नहीं समझा कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को हम हायर वेटेज दे, क्योंकि कैरेक्टर ही कुछ ले रहे हो यार, तो वेजिटेटिव को ले लो, रिप्रोडक्टिव को ले लो, किसी को कोई एक स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया, इक्वल वेटेज दिया। कैरोलस लीनियस ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया था वो एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। कैरोलस लीनियस ने अपनी किताब जेनेरा प्लांटेरम में पूरे इंटायर प्लांट किंगडम का आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया। कैरोलस लीनियस के अकॉर्डिंग प्लांट किंगडम के अंदर, अकॉर्डिंग टू लीनियस, ऑल ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल आर कंसीडर्ड एज प्लांट्स। कैरोलस लीनियस बहुत सीधा आदमी था, वो बोला कि इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अगर उनके सेल में सेल वॉल है तो प्लांट के अंदर आता है। ठीक है, चलिए, अब कैरोलस लीनियस ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया तो किसी एक, टू या फ्यू कैरेक्टर को कंसीडर किया होगा। तो कैरोलस लीनियस ने स्टेमन, जो कि एंड्रोशियम का यूनिट है, स्टेमन, इसको कंसीडर किया। और स्टेमन आपको पता है एक तरह का रिप्रोडक्टिव और मतलब पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ठीक है, तो यानी कि कैरोलस लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था वो सेक्सुअल क्लासिफिकेशन था। और स्टेमन आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? फ्लावर्स में। तो ये एक तरह का फ्लोरल मॉर्फोलॉजी, यानी कि कैरोलस लीनियस ने क्या स्टडी किया था? फ्लोरल मॉर्फोलॉजी, फ्लावर के मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया।
और फ्लावर का जो स्टेमन है उसको स्टडी किया, यानी कि एक तरह का सेक्सुअल क्लासिफिकेशन था। और स्टडी करते हुए पूरे प्लांट किंगडम को 24 क्लासेस में बांट दिया, जिसमें लिनियस ने कहा कि 1 से लेके 23 जो क्लास है इनको नाम दे दिया फेनेरोगेमिया, और क्लास 24 को अलग से नाम दे दिया क्रिप्टोगेमिया। फेनेरोगेमिया के अंदर उन प्लांट्स को रखा गया जिनके सेक्सुअल ऑर्गन विजिबल है, जैसे कि एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में आपको पता है सेक्सुअल ऑर्गन क्या है, फ्लावर, और एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावर जो होता है वो विजिबल होता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो होता है कोन्स, और कोन्स भी विजिबल होता है ना। क्लास 24th नंबर का जो क्लास था उसका नाम था क्रिप्टोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया के अंदर जितने भी प्लांट्स थे उन सब के सेक्सुअल ऑर्गन्स हिडन थे या एब्सेंट थे, जैसे कि एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, ये सब ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सेक्सुअल ऑर्गन हिडन होते हैं, छुपे होते हैं, तो इन्हें कौन से क्लास में डाला, क्रिप्टोगेमिया में। फंजाई, आप बोलोगे सर फंजाई कैसे प्लांट हो गया, भाई लीनियस के अकॉर्डिंग फंजाई भी प्लांट है, क्योंकि लीनियस ने क्या बोला था कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेल वॉल है वो सब प्लांट है। तो लीनियस के अकॉर्डिंग चलोगे तो फंजाई भी प्लांट है, क्योंकि फंजाई के भी सेल वॉल्स होते हैं। तो लीनियस के अकॉर्डिंग फंजाई इज अ प्लांट बिकॉज फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन सबको क्रिप्टोगेमिया के अंदर रखा, और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म इन दोनों के लिए क्लास 1 से लेकर 23 क्लासेस बना दी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब बात करते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन की। कंप्लीट मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या ग्रॉस मोर्फोलॉजी, जितने भी मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है वो सारे कंसीडर करने। ग्रॉस मोर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस मोर्फोलॉजी का मतलब होता है मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मोर्फोलॉजी तो होगी, प्लस एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब क्या होता है, इंटरनल कैरेक्टर। भाई मेरे बाहर से जो भी आपको कैरेक्टर दिख रहा है वो मेरे मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। मेरे को यहाँ से काट के मेरे शरीर के अंदर के स्ट्रक्चर को स्टडी करो तो आप मेरे एनाटॉमी को स्टडी कर रहे हो। मॉर्फोलॉजी बोले तो एक्सटर्नल, एनाटॉमी बोले तो इंटरनल। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी जब आप स्टडी करते हो एक ऑर्गेनिज्म का, तो आप उस ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों को स्टडी करते हो। कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। नेचुरल क्लासिफिकेशन में सिमिलैरिटीज ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि आपने पूरा ग्रॉस मॉर्फोलॉजी सारे कैरेक्टर को कंसीडर किया और उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया, तो सिमिलैरिटीज ज्यादा मिलेगी, यानी कि नेचुरल एफिनिटीज। एफिनिटीज मतलब क्या, अट्रैक्शन। नेचुरल एफिनिटीज, नेचुरल अट्रैक्शन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, डिसिमिलैरिटीज कम होगी, कम डिसिमिलैरिटीज होगी। ठीक, चलो अब नेचुरल क्लासिफिकेशन भी दो तरह के होते हैं। एक नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक, जहां पे सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हो आप, ऑर्गेनिज्म के ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को कंसीडर करते हो। एक होता है नेचुरल फाइलोजेनेटिक, जहां पे आप ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को तो स्टडी करते ही हो, उसके साथ साथ फाइलोजेनी को भी स्टडी करते हो। बेटा नेचुरल फाइलोजेनेटिक जो है ये मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है, बिकॉज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स कैन बी अंडरस्टूड। ठीक है, क्योंकि नेचुरल फाइलोजेनेटिक में जो क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिज्म का, तो उसमें ऑर्गेनिज्म के बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है उसे भी कंसीडर किया जाता है, इसीलिए मोस्ट एक्सेप्टेड है। फाइलोजेनी, फाइलोजेनी टर्म का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन का पूरा हिस्ट्री, उसे हम कहते हैं फाइलोजेनी। जैसे प्लांट किंगडम, प्लांट जो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट किंगडम की अगर मैं फाइलोजेनी की बात करूं, यानी कि प्लांट के हिस्ट्री की बात करूं, एवोल्यूशन के हिस्ट्री की बात करूं, तो सबसे पहला प्लांट जो इस धरती पे आया था वो था एल्गी। बहुत ही लेस डेवलप्ड था, सबसे पहली बार आया था। फिर एल्गी से इवॉल्व हुए ब्रायोफाइट्स, फिर कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे थे जिनसे इवॉल्व हुए टेरिडोफाइट, फिर कुछ टेरिडोफाइट ऐसे थे जिनसे इवॉल्व हुए जिम्नोस्पर्म, कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे थे जिनसे इवॉल्व हुआ एंजियोस्पर्म, और आज के समय में सबसे मोस्ट डेवलप्ड प्लांट है एंजियोस्पर्म, सबसे लेस डेवलप्ड है एल्गी। तो यहाँ पे हमने एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म के बारे में हमने पूरा का पूरा प्लांट किंगडम का हिस्ट्री देख लिया एवोल्यूशन का, तो इसे हम कहते हैं फाइलोजेनी। प्लांट किंगडम की फाइलोजेनी की हम बात करते हैं तो हम एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो की बात करते हैं। अब एक टर्म है क्लेडोग्राम। क्लेडोग्राम क्या होता है, टू शो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम के मदद से आप फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप समझा रहे हो। आपने पहले एक ऐसे लाइन बनाया, एक एरो बनाया, ये दर्शा रहा है एल्गी को। अब ये पूरी लाइन जो है ये बहुत सारे एल्गी के स्पीशीज को दर्शा रही है। अब इसी में से कुछ एल्गी की स्पीशीज जो है आगे जाके इवॉल्व हो गई ब्रायोफाइट्स में।
कुछ ब्रायोफाइट्स की जो स्पीशीज थी आगे जाके इवॉल्व हो गई टेरिडोफाइट में, कुछ टेरिडोफाइट की स्पीशीज थी आगे जाके इवॉल्व हो गई जिम्नोस्पर्म में, कुछ जिम्नोस्पर्म की स्पीशीज थी आगे जाकर इवॉल्व हो गई एंजियोस्पर्म में। तो इस दुनिया में आपको आज के समय में एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो सब देखने को मिलेंगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एल्गी से ब्रायो आया, ब्रायो से टेरिडो आया, टेरिडो से जिम्नो आया, जिम्नो से एंजियो आया। अब ये सब चीज आप कैसे समझे? एक लाइन डायग्राम से। इसी लाइन डायग्राम को हम कहते हैं क्लेडोग्राम। ऐसा लाइन डायग्राम जो आपको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप समझाए उसे हम कहते हैं क्लेडोग्राम। ये डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्या है? डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि एल्गी, फिर ब्रायो, फिर टेरिडो, फिर जिम्नो, फिर एंजियो। तो यहां पर मैं कह सकता हूं देयरफॉर क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फाइलोजेनी। क्लेडोग्राम की मदद से अगर आप ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप समझा रहे हो तो उसे हम कहते हैं क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन। और क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन बिना फाइलोजेनी के हो नहीं सकता। ठीक है बेटा, चलिए, ये जो क्लेडोग्राम है इसे फाइलोजेनेटिक ट्री भी कहते हैं। अब एक चीज सुनो, नेचुरल क्लासिफिकेशन में फाइलोजेनी क्यों आया? भाई पहले तो जो नेचुरल क्लासिफिकेशन था वो नॉन फाइलोजेनेटिक था। नॉन फाइलोजेनेटिक था, अचानक से नेचुरल क्लासिफिकेशन में फाइलोजेनी कहां से आ गया? बोलो। नेचुरल क्लासिफिकेशन में फाइलोजेनी आया बिकॉज ऑफ डार्विन। डार्विन जो थे, ही रोड द बुक कॉल्ड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और जब साइंटिस्ट ने इस किताब को पढ़ा, देन इट वाज कंक्लूडेड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स एवोल्यूशनरी शुड it was concluded that to classify organisms evolutionary relationship should also be considered। यहां पे रिलेशनशिप लिख लो। तो डार्विन ने ना सबसे पहली बार हमें किसके बारे में बताया था? एवोल्यूशन के बारे में, फाइलोजेनी के बारे में डार्विन ने बात की थी। इन्होंने अपनी किताब ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज में बात की थी एवोल्यूशन के बारे में, कि ऑर्गेनिज्म जो है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो ऐसे होते हैं या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो ऐसे होते हैं वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शेयर करते हैं। तो डार्विन ने सबसे पहले दुनिया को एवोल्यूशन के बारे में बताया। ठीक है। और जब दुनिया को एवोल्यूशन के बारे में, फाइलोजेनी के बारे में पता चला, तो जो उस समय के साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि देखो, हम ऑर्गेनिज्म को सिर्फ मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं कर सकते। हमें अब उन ऑर्गेनिजम्स के बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखना होगा कि अगर 10 ऑर्गेनिज्म हैं, उन 10 ऑर्गेनिज्म के बीच में आप ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को स्टडी करो और फाइलोजेनी को भी स्टडी करो और फिर जाके उन 10 ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करो। ठीक है, ऑलराइट। चलिए, तो ये सब हो पाया डार्विन जी की वजह से। चौथा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसे कहते हैं हम न्यूमेरिक क्लासिफिकेशन या फिनेटिक क्लासिफिकेशन। फिनेटिक क्यों? क्योंकि फेनोटाइपिक कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। फेनोटाइपिक कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर है जो एक्सटर्नली विजिबल होते हैं। जैसे मेरे बालों का रंग काला है, किसी का ब्लॉन्ड होता है, किसी का रेड होता है। मेरे आंखों का जो कलर है वो ब्राउन है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ग्रीन होता है। मेरी हाइट जो है वो टॉल है, बहुत लोग शॉर्ट होते हैं। तो ये मेरी फेनोटिक कैरेक्टर है जो आप बाहर से देख के बता सकते हो। तो बेस्ड ऑन फेनोटिक कैरेक्टर, ठीक है, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसलिए न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन को फेनेटिक क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। न्यूमेरिकल यानी कि नंबर है। अब नंबर के बेसिस पे आप क्या करो, जैसे मान लो यहां पर देखो, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। जैसे देखो 1 2 3 4 5, मान लो ऐसे आपके पास 1 2 3 4 5 5 पौधे हैं, 5 ट्रीज है, अलग अलग तरह के 5 ट्रीज है। आपने इन 5 ट्रीज में से 100 कैरेक्टर्स को चुना। इसके भी 100 कैरेक्टर लिए, इसके भी 100 कैरेक्टर लिए, इसके भी 100, इसके भी 100, इसके भी 100, और एक कंप्यूटर में डाल दिया। कंप्यूटर क्या किया? अब कंप्यूटर के अंदर कोड होता है, प्रोग्रामिंग होती है, कोड होता है। कंप्यूटर क्या करता है? रन करता है, और कंप्यूटर बता देता है कि इन पांचों के बीच में 80 कैरेक्टर जो है वो सिमिलर है। 100 में से 80 सिमिलर है, 20 डिसिमिलर है। यानी कि 80% कैरेक्टर इन पांचों अलग अलग तरह के ट्री के बीच में मिलते हैं। तो इन पांचों को एक सेम ग्रुप में डाल दो। ठीक है। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ कैरेक्टर हम न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, और इसमें हम मदद लेते हैं कंप्यूटर का। इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन एक लेटेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है, क्योंकि आज के समय में कंप्यूटर सबसे लेटेस्ट मशीन है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो इसीलिए न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन भी एक लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है। ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स यानी कि फेनोटाइपिक कैरेक्टर को ही हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। इसीलिए न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन को फेनेटिक क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि नंबर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप एक कैरेक्टर को कम वेटेज दिए, एक को ज़्यादा वेटेज दिए, नहीं।
सारे कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दोगे, क्योंकि नंबर का खेल है ना भैया। ठीक है, तो सारे कैरेक्टर्स डाल दो एक कंप्यूटर के अंदर, इन पांचों प्लांट के, और जितने कैरेक्टर सिमिलर होंगे उसके बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन कर दो। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है न्यूमेरिकल सिस्टम का? एडवांटेज ये है कि मेनी कैरेक्टर कैन बी कंसिडर्ड एट वन टाइम, इसीलिए एक क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है। क्वांटिटी देखा जाता है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर को, बहुत सारे फेनोटाइपिक कैरेक्टर को आप एक साथ कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन का? कि बहुत सारे कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो जाता है, देयरफॉर इट इज अ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। बेटा एक नोट है नेचुरल क्लासिफिकेशन के बारे में। देखो, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन में इक्वल इंपॉर्टेंस दिया हर कैरेक्टर को, यानी कि फ्लोरल कैरेक्टर एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में भी आपने वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया। प्रैक्टिकल की तो बात ही नहीं करें, क्योंकि प्रैक्टिकल तो साइंटिफिक है ही नहीं। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन में आपने फ्लोरल कैरेक्टर यानी कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर को आपने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया। लेकिन नेचुरल क्लासिफिकेशन का क्या? नेचुरल क्लासिफिकेशन तो देखो, वही चीज लास्ट में लिखी है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, मान लो एक प्लांट है, उसके बहुत सारे कैरेक्टर है। अब प्लांट के क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं? उसका रूट, उसका स्टेम, उसका लीफ, उसका फ्लावर। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर के वेजिटेटिव कैरेक्टर है, सॉरी, प्लांट के वेजिटेटिव कैरेक्टर है। रूट, स्टेम और लीव्स एक प्लांट के वेजिटेटिव कैरेक्टर है, लेकिन फ्लावर एक प्लांट का सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है। नेचुरल क्लासिफिकेशन के समय हम ग्रॉस मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं, मॉर्फ यानी कि एक्सटर्नल प्लस इंटरनल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजी प्लस एनाटॉमी को हम कंसीडर करते हैं। और जब मैं बात करूं एक्सटर्नल कैरेक्टर की, तो रूट, स्टेम, लीफ वेजिटेटिव कैरेक्टर हो गया, फ्लावर सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर हो गया। अब हम नेचुरल क्लासिफिकेशन के समय वेजिटेटिव कैरेक्टर से भी ज्यादा वेटेज देते हैं सेक्सुअल कैरेक्टर को। क्यों? क्योंकि देखो, वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है वो इजीली अफेक्ट हो जाता है बाय इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का अफेक्ट रूट, स्टेम, लीफ पे इजीली आ जाता है। ठीक है, तो ये चेंज हो जाते हैं। लेकिन फ्लावर जो है ये लेस अफेक्टेड होता है बाय इन्वायरमेंट, तो ये मोर कंजर्वेटिव होता है। ओवर अ टाइम पीरियड हो सकता है रूट, स्टेम और लीफ इवॉल्व कर जाए, उनके स्ट्रक्चर, उनकी जो पैटर्न है, अरेंजमेंट है, वो चेंज हो जाए। लेकिन फ्लावर का पैटर्न या अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर जल्दी चेंज नहीं होता, क्योंकि फ्लावर जो होते हैं वो लेस अफेक्टेड होते हैं इन्वायरमेंट से, इसीलिए मोर कंजर्वेटिव होते हैं। ठीक है, इसीलिए नेचुरल क्लासिफिकेशन के समय हम मोर वेटेज देते हैं सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को। और ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को ज्यादा वेटेज दिया जाए वो बेस्ट क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन इज द बेस्ट क्लासिफिकेशन। क्यों? बिकॉज फ्लोरल यानी कि वही रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स आर गिवन मोर वेटेज एज इट इज लेस अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट एंड देयरफॉर मोर कंजर्वेटिव। ठीक है, ऑलराइट। तो कोई आपसे पूछ ले कि अच्छा बता, नेचुरल क्लासिफिकेशन को बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम क्यों बोला? क्योंकि नेचुरल क्लासिफिकेशन में फ्लोरल कैरेक्टर को ज्यादा वेटेज दिया जाता है, और फ्लोरल कैरेक्टर जो होते हैं वो लेस अफेक्टेड होते हैं इन्वायरमेंट से, तो ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं। ठीक है, तो लंबे समय तक फ्लावर जो होते हैं वो कंजर्व्ड रहते हैं, इसीलिए फ्लावर को नेचुरल क्लासिफिकेशन के समय ज्यादा वेटेज दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर बेटा हमने बेसिकली बहुत कुछ पढ़ा। कितना कुछ पढ़ लिया यार, कितना कुछ पढ़ लिया। ठीक है, चलिए, अगले लेक्चर में हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। बेटा बाय, टेक केयर, थैंक यू।